आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है कंजंक्शन। और कंजंक्शन का जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर। क्योंकि जो कंजंक्शन है ये ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो लगभग हर चैप्टर में अपना रोल प्ले करने निकल पड़ता है। तो कंजंक्शन होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कंजंक्शन एक्चुअली एक ऐसा शब्द होता है या शब्द का समूह होता है जो दो चीज़ों को ज्वाइन करता है। और ऐसे दो क्या चीज़ होते हैं, जब इंग्लिश ग्रामर में दो चीज़ों को ज्वाइन करने की बात होती है तो वो वर्ड हो सकते हैं, वो फ्रेज हो सकते हैं, वो क्लॉज हो सकते हैं। सबसे छोटा जो यूनिट है जिसको हमें जोड़ना पड़ता है वो होते हैं शब्द आपके, वो होते हैं वर्ड। दूसरा जो यूनिट होता है वो होता है फ्रेज, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और तीसरा जो यूनिट होता है वो होता है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में हो। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द जो दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, या ऐसे शब्द जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्दों को हम कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन से पहले कंजंक्शन के चैप्टर को समझेंगे कि कंजंक्शन का पूरा जो चैप्टर है वो हम कितने लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। कंजंक्शन का पूरा चैप्टर हम तकरीबन 6 लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर 1 में हम डेफिनेशन और इसके टाइप्स को कवर करेंगे। लेक्चर 2 में हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के विषय में पढ़ाई करेंगे। और लेक्चर 03 में कॉमन कंजंक्शन जो एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है उनके विषय में चर्चा करेंगे। और लेक्चर 04 में कुछ इंपॉर्टेंट रूल कंजंक्शन से डिस्कस करेंगे। और कुछ छूटा रह जाएगा तो लेक्चर नंबर 05 में हम मिसलेनियस सेक्शन में उसे कवर करेंगे। और फाइनली PYQ और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो बात करते हैं हम कंजंक्शन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन होता है क्या है। कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो वो नाउन हो सकते हैं, तो वो प्रोनाउन हो सकते हैं, और वो जो है आपके नाउन प्रोनाउन होने के साथ साथ वो आपके एग्जेक्टिव हो सकते हैं, वो आपके वर्ब हो सकते हैं, वो आपके एडवर्ब हो सकते हैं, वो आपका कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। अगर वो शब्द है तो दो शब्दों को जोड़ने का काम जो शब्द करता है उसको कंजंक्शन बोलते हैं। तो वर्ब हो, एग्जेक्टिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा वो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। तीसरा वो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। और इससे एक इकाई और आगे बढ़ जाओ तो वो सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करता है। ये शब्द सेंटेंस के अंदर या शब्दों के समूह जो आपको मिले, जो शब्दों को जोड़ते हुए मिले, जो फ्रेजेस को जोड़ते हुए मिले, जो क्लॉजेस को जोड़ते हुए मिले, या फिर जो सेंटेंसेस को जोड़ते हुए मिले, वो ऐसे सारे शब्द या शब्द के समूह कंजंक्शन कहलाते हैं। तो बात आती है कि सर एग्जाम्पल से समझाने का। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो राम हमारा क्या है? एक शब्द है। श्याम हमारा क्या है? एक शब्द है। इस शब्द को हमने जोड़ा है, इस शब्द को हमने जोड़ा है। तो इसके बीच में जो हमने ये एंड लगाया हुआ है ये क्या है आपका? ये है कंजंक्शन। ये है कंजंक्शन। राम को आप यूं बोल सकते हो कि ये एक वर्ड है, और श्याम को क्या बोल सकते हो? ये एक वर्ड है। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो कि जो राम है ये आपका क्या है? एक नाउन है। और श्याम क्या है? ये आपका एक नाउन है। कंजंक्शन की खास बात क्या होती है? ये दो सिमिलर चीज़ों को जोड़ते हैं। ये दो सिमिलर चीज़ों को जोड़ते हैं, और दो सिमिलर चीज़ों को ही हमेशा जोड़ा जा सकता है। आम को आम के साथ जोड़ा जा सकता है, इमली को इमली के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन आम को इमली के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन आम क्या होता है? फल होता है। इमली भी फल है, तो हम फल को फल के साथ जोड़ सकते हैं। आम को इमली के साथ नहीं जोड़ सकते, लेकिन फल को फल के साथ जोड़ सकते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किन्हीं भी दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो कंजंक्शन के अंदर आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। हमने लिखा हर्ष एंड खालिद। तो हर्ष क्या है? आपका एक नाउन है। और खालिद क्या है? ये एक नाउन है। और एंड यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका क्या है? कंजंक्शन है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हर्ष अगर हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो ये एक सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, जिसको मिला के हमने एक कंबाइंड सब्जेक्ट बनाया है।
या इसका और डिटेल वर्जन देखना चाहोगे तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, आशीष एज वेल एज हिज फ्रेंड या फिर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो आशीष की हम बातचीत कर रहे हैं, आशीष क्या आपका एक नाउन है, नाउन होने के साथ ये किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। हमने एज वेल एज के साथ जोड़ा उसके दोस्तों को, उसका एक दोस्त भी हो सकता है, एक से ज़्यादा दोस्त भी हो सकता है। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो एक से ज़्यादा शब्द है, एक से ज़्यादा शब्द है, इसका मतलब ये फ्रेज़ है, ये क्या है, फ्रेज़ है। तो हम आपको बात समझना कि हम आपको एक वर्ड को फ्रेज से नहीं जोड़ सकते, वर्ड को फ्रेज से नहीं जोड़ सकते, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते, वर्ड को वर्ड से जोड़ते। लेकिन इसको ऐसे देखोगे ना तो इसका दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू क्या है कि हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं। तो आशीष यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हिज फ्रेंड क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। तो कंजंक्शन का काम ही है दो सिमिलर चीज़ों को जोड़ना, शब्दों को शब्दों के साथ, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ, क्लॉजेस को क्लॉजेस के साथ, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ आप जोड़ सकते हो। तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है कंजंक्शन की, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्जांपल और है, जैसे ही सैड दैट ही वुड कम, ही सैड जब आप बोलते हो तो एक तरीके से क्या हो गया, ही सैड आपका एक क्लॉज हो गया, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ब आया है। ही वुड कम ये भी आपका एक क्लॉज हो गया। यहाँ पे जो दैट है वो क्या है, आपका कंजंक्शन है। क्या है, दैट कंजंक्शन है। अभी तक आपने पढ़ा है कि दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि ही सेड दैट ही वुड कम, तो दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो कंजंक्शन ही होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कंजंक्शन ही होता है। इसी तरीके से पॉपुलेशन इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये एक फ्रेज है। पीपल्स इग्नोरेंस ये एक फ्रेज है, और इसी तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये एक फ्रेज है। तो इसको हमने किससे जोड़ा है, एड से जोड़ा है। तो एड क्या है आपका, एक कंजंक्शन है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगले एग्जांपल में, अंटिल द लाइट टर्न्स रेड, तो ये जो है पूरा का पूरा एक अपने आप में द लाइट टर्न्स रेड, जरा ध्यान से देखना, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, अपने आप में ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। इसको अगर अलग से रख दोगे तो अपनी मीनिंग पूरी कर लेगा। द लाइट टर्न्स रेड, जो लाइट है वो लाल हो गई, तो ये अपने आप में सेंटेंस है। नो वन विल स्टॉप, कोई स्टॉप नहीं करेगा, नो वन विल स्टॉप, कोई स्टॉप नहीं करेगा, ये भी अपने आप एक सेंटेंस है। लेकिन इसको जोड़ा गया है किससे, ध्यान से देखना, अंटिल के साथ और कॉमा के साथ जोड़ा गया है। तो ये जो अंटिल है ना, ये आपका क्या है, कंजंक्शन है। ये क्या है आपका, एक कंजंक्शन है। तो दो शब्द हो गए, दो फ्रेज हो गए, दो क्लॉज हो गए, दो सेंटेंस हो गए, इन सब को जोड़ने का काम क्या कौन करता है, कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन का काम ही यही रहता है। तो कंजंक्शन की बेसिक डेफिनेशन यही हो गई कि हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस शब्द को लगाते हैं उसको कंजंक्शन बोलते हैं, दो फ्रेज को जोड़ने के लिए जिस शब्द को लगाते हैं उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो हम शब्द लगाते हैं उसको कंजंक्शन कहते हैं। अब कंजंक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि जोड़ने का काम थोड़े से लेके बहुत बड़ा तक होता है। तो ऐसे केस में कंजंक्शन की बहुत डिटेल अध्ययन करनी पड़ती है, और जैसे ही हम जब डिटेल अध्ययन की बात करते हैं तो हम उसको हमेशा एक सिस्टमेटिक फॉर्मूले में डालते हैं, ताकि उस सिस्टमेटिक फॉर्मूले के हिसाब से हम आगे की तरफ मूव कर सकें। जिग-जैग मोशन में जब हम किसी चीज़ को रखते हैं तो बहुत परेशानी क्रिएट होती है, इसी वजह से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हम कंजंक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन कंजंक्शन को पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि कंजंक्शन को कितने टाइप में बांटा गया है। कंजंक्शन की अगर हम टाइप की बात करें तो इसके दो मेजर टाइप होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट करने की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट जब आप करते हो तो आप सिनर्जी बैठाते हो। क्या करते हो, जब आप कोऑर्डिनेट करते हो तो आप सिनर्जी बैठाते हो। तो हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पे बाद पे चलेंगे, पहले वाले पे चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, तो ये उस टाइप के कंजंक्शन होते हैं जो दो आइडियाज़ को ज्वाइन करते हैं, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, जो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, जो सिमिलर इंपॉर्टेंस के होते हैं। बात को समझना है, इक्वल इंपॉर्टेंस या इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। दो कोई चीज़, दो कोई आपके फ्रेज हो गए, दो कोई वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, अगर वो इक्वल इंपॉर्टेंस के है और अगर उनको जोड़ने के लिए हम किसी कंजंक्शन को लगाते हैं तो हम उस कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
क्योंकि ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेट करने के लिए लाया गया है। अब आपको ध्यान देना है कि जो जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, दोनों जो है सिमिलर इंपॉर्टेंस के हैं। जैसे हमने बोला राम और फिर हमने बोला श्याम, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस का है अगर किसी का सब्जेक्ट बन रहा है। जैसे हमने बोला राम श्याम आर गोइंग देयर, ये हो सकता है राम इज गोइंग देयर, श्याम इज गोइंग देयर, और इसको कंबाइंड में, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलता हूं राम इज गोइंग देयर, राम वहां जा रहा है, फिर मैं इसी बात को बोलूं श्याम इज गोइंग देयर, राम वहां जा रहा है, श्याम वहां जा रहा है। इस सेंटेंस को दो अलग अलग सेंटेंस लिखने के बजाय हम क्या काम कर सकते हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम राम एंड श्याम इज गोइंग देयर। तो एंड क्या कर रहा है, यहाँ पे राम और श्याम को जोड़ रहा है, राम भी जा रहा है श्याम भी जा रहा है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के। तो अगर बात ये होती है कि दो इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड, फ्रेज या क्लॉजेस को जोड़ना होता है, तो जो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। ये भी बात और ये भी डेफिनेशन इतने में ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग दो इक्वल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ों को अलग अलग सिचुएशन में जोड़ना पड़ता है। उस अलग अलग सिचुएशन में जोड़ने के लिए 4 तरीके के इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को सब टाइप में बांटा गया है। एक को बोला गया है कम्युलेटिव कंजंक्शन, एक को बोला गया कम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरे को बोला है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तीसरे को बोला गया है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, चौथे को बोला गया है इलेटिव कंजंक्शन। मैं थोड़ा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कम्युलेटिव कंजंक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी की क्वांटिटी को, नंबर को, डिग्री को, क्वांटिटी को, नंबर को, डिग्री को इंक्रीज करते हो एक्यूमुलेट करके। जैसे हम करते हैं ना 2 + 2, ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो 2 और 2 को 4 कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, नंबर को इंक्रीज कर रहे हो। तो जब आप क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, नंबर को इंक्रीज करना चाहते हो, डिग्री को इंक्रीज करना चाहते हो, मतलब आप चीज़ों को इकट्ठा करके इंक्रीज कर रहे हो। चीज़ों को एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। इससे आप समझना, एक्यूमुलेट एक शब्द होता है, एक्यूमुलेट एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना। इसी से बना है क्यूमुलेट करने का मतलब है कि एक साथ लेके आना। क्यूमुलेट का मतलब होता है एक साथ ले आना। तो आप जब चीज़ों को एक साथ आपको ले आना होता है और उसके नंबर को, डिग्री को, क्वांटिटी को इंक्रीज करना होता है, तो जिस कंजंक्शन के साथ आप जोड़ते हो वो कंजंक्शन आपका कैसा होता है, वो आपका कम्युलेटिव कंजंक्शन होता है। दूसरा जो कंजंक्शन होता है वो होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अच्छा, इसमें दोनों चीज़ सिमिलर इंपॉर्टेंस की होगी, तभी तो उसकी क्वांटिटी, नंबर या डिग्री इंक्रीज होगा। दूसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, मान लो ए है और बी है और दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, ए और बी दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, और आपको चुनाव करना होता है। जैसे हम बोले आइदर ए और बी, तो आइदर और जो होता है आपका क्या होता है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। इल्स जो होता है वो आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। अदरवाइज जो होता है वो आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि जो चुनाव करे दो इक्वल इंपॉर्टेंस की चीज़ों में कि हमको इसके साथ जाना है वर्सेस इसके साथ जाना है। तो ऐसे जो कंजंक्शन होते हैं कि दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनाव की बात कराए और उनको जोड़ने का काम करे सेंटेंस के अंदर, कि नहीं हम अपनी प्रेफरेंस रख रहे हैं कि ए के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, और वो कनेक्टर जो इस्तेमाल होता है, ऐसे कनेक्टर को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है ना। इसके बाद बात होती है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का रोल क्या होता है यार, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का रोल ये होता है कि दो अपोजिट बातों को, दो अपोजिट विचारधारा को अगर जोड़ना हो, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस का है, लेकिन जो इक्वल इंपॉर्टेंस की दोनों बातें होती है दो अपोजिट विचारधारा की है। तो जो अपोजिट विचारधारा की जो बातें होती है उनको जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे बट हो गया, अदरवाइज हो गया, यट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गए। इसी तरीके से इलेटिव कंजंक्शन होता है। इलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं कि आपने कुछ किया और उसका कुछ आउटकम आया, रिजल्ट आया, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जब आपको
रिजल्ट को कंबाइन करना होता है उसके टास्क से। जब टास्क को उसके रिजल्ट से कंबाइन करना होता है तो जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हो वो कंजंक्शन क्या होता है, इलेटिव कंजंक्शन होता है। तो जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उनको 4 तरीकों में बांटा जाता है। एक होता है कम्युलेटिव कंजंक्शन, दूसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तीसरा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, चौथा होता है इलेटिव कंजंक्शन। इसके बाद अगर मैं आगे की तरफ डिस्कशन करूं 1 by 1 थोड़ा सा और डिटेल विथ एग्जांपल, तो कम्युलेटिव कंजंक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं हम। कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, जिसको हम इकट्ठा करते हैं, हम क्या बढ़ाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, डिग्री बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ाते हैं। वो 4 से हो सकता है, सक्सेसिव एडिशन से हो सकता है, या एक्यूमुलेट करके हो सकता है। किसी भी तरीके से 2 इक्वल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को कंबाइन करके नंबर, डिग्री, उनकी क्वांटिटी में जब हम इंक्रीज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो हम बोलते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए ऐसे कितने कॉमन कंजंक्शन हैं जो कम्युलेटिव कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। जो सबसे पहला और कॉमन कम्युलेटिव कंजंक्शन है वो है एंड। एंड के साथ हो गया ऑल्सो, और दूसरा हो गया बोथ और एंड। एज वेल एज बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाला जो है कंजंक्शन है नाउ, टू, नो लेस देन। ये कुछ कंजंक्शन हैं जो कम्युलेटिव कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो एंड होता है, ऑल्सो होता है, बोथ एंड होता है, एज वेल एज होता है, और टू होता है। तो ये होता है, ये बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो एज वेल एज से बनते हैं और एड से बनते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी इसका बहुत सही इस्तेमाल होता है एज वेल एज का। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, आपको याद रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज ऑनेस्ट एंड इंडस्ट्रियस। वो क्या है, वो ईमानदार है, और इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होना, वो मेहनती भी है, ऑनेस्ट भी है और इंडस्ट्रियस भी है, मेहनती भी है। तो यहाँ पे देखना ये क्या है, ये एग्जेक्टिव है, ये क्या है, ये भी एग्जेक्टिव है, और साथ में अगर मैं बात बोलूँ एंड क्या है, यहाँ पे कम्युलेटिव कंजंक्शन है। वो ईमानदार है और मेहनती है, तो दोनों को इकट्ठा करके 2 क्वालिटी एक साथ इकट्ठा करके हम इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, 2 क्वालिटी को इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसकी 2 क्वालिटी, और हम फिर सेंटेंस को बता रहे हैं। ऑनेस्ट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका इंडस्ट्रियस होना। तो 2 इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स को हम कंबाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी एग्जेक्टिव है, ये भी एग्जेक्टिव है। अच्छा, मैं पूरे इस सेंटेंस को बोलूँ कि क्या आप इसे देख के ये पता कर पा रहे हो कि ये इस फॉर्मेट में है कि आपका सब्जेक्ट है प्लस लिंकिंग वर्ब है। इसके पहले ही लिंकिंग वर्ब का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा होगा। सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, और देन उसका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एग्जेक्टिव आ सकता है, और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दोनों एग्जेक्टिव को कंबाइन करके जोड़ा गया है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, शिवम एज वेल एज अवगत इज रीडिंग दिस स्मार्ट बुक। शिवम और अवगत और शिवम को एज वेल एज के साथ जोड़ा गया है, एज वेल एज के साथ जोड़ा गया है, सब्जेक्ट को और इंक्रीज किया है। पहले एक सब्जेक्ट था, अब उसके साथ एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया गया है, तो इसके नंबर को इंक्रीज किया गया, सब्जेक्ट के नंबर को इंक्रीज किया गया है। ये आपका नाउन है, या यूँ कह लो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका नाउन है, या यूँ कह लो सब्जेक्ट है। इसको जोड़ा गया एज वेल एज से, ये सब्जेक्ट के नंबर को इंक्रीज कर रहा है। ऐसे में ये क्या है, आपका क्युमुलेटिव कंजंक्शन है। कैसा है, इसका जो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। कई बार इसकी स्पेलिंग को लेके ना वो इशू होने लगता है मन में। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, तो कई बार CU की जगह CUO दिमाग में, जहन में याद रह जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्पेलिंग में CUMULATIV क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है। कई बार तो ऐसा ही होता है कि मैं भी अपनी पढ़ाई के दौरान भूल जाता हूँ स्पेलिंग को लेके। स्पेलिंग की भी एक अपनी अलग प्रॉब्लम बनी रहती है यार, कंटिन्यूअस प्रॉब्लम बनी रहती है। इसके बाद बात करते हैं हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन की। अल्टरनेटिव कंजंक्शन की 2 चॉइसेस दिया है, 2 में से किसी एक का चुनाव करना हो। जिन कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं उनको अल्टरनेटिव कहते हैं। आइदर आर हो गया, नाइदर नॉर हो गया, इल्स हो गया, अदरवाइज हो गया। ये बहुत कॉमन अल्टरनेटिव कंजंक्शन है जो आपके एग्जामिनेशन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो चुपचाप बैठ जाओ या चले जाओ। तो आइदर आर जो है, इन दो या तो आपका जाना या तो चुपचाप बैठना, 2 बातें हो गई, दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अलग है। इन दोनों को में से किसी एक चीज़ का चुनाव करना है। इसमें आपको चुनाव करना है, तो चुपचाप बैठना है या तो जाना है। अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ रहे हो किससे, आइदर और से। तो ये आइदर और जो और का पेयर है, ये क्या है, ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। यू मस्ट कंप्लीट योर सिलेबस इल्स यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। तुम अपना सिलेबस सही से कंप्लीट करो, वरना तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो एग्जाम में पास होना, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और उसी हिसाब से मेहनत करना अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। 2 इक्वल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को इल्स के साथ आप चुनाव कर रहे हो कि क्या करें। तो बात हो रही यू मस्ट कंप्लीट योर सिलेबस, तुम्हें अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, अदरवाइज तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो जो इल्स है ये क्या कर रहा है, ये 2
ऑप्शंस में जो है चुनाव करने का मौका दे रहा है। तो इल्स क्या है यहाँ पे? अल्टरनेट कंजंक्शन है। आइदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट और आई गेट ए टैक्सी, या तो मैं एयरपोर्ट तक ड्राइव करके जाऊंगा या फिर टैक्सी ले लूंगा। तो दो में से एक का चुनाव करना पड़ रहा है, आइदर का फिर और का। एयरपोर्ट पहुंचना ही है, चाहे तो ड्राइव करके जाए चाहे तो टैक्सी करके जाए, तो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस है। और इक्वल इंपॉर्टेंस की बातें हैं, हम आइदर आर से किसी एक चीज़ का चुनाव कर रहे हैं। तो आइदर आर जो है आपका क्या है? ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। योगेश लाइक नीदर रोम नॉर पेरिस, योगेश को ना तो रोम पसंद है ना तो पेरिस पसंद है। तो नीदर और जो नॉर है ना, नीदर और नॉर, ये भी क्या है आपका? ये आपका अल्टरनेट कंजंक्शन है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा ये काम आता है आपके पैरा जंबल सॉल्व करने में, ये वाला सेक्शन। जब आप PQRS सॉल्व कर रहे होते हो तो PQRS के वक्त आपको ये कंजंक्शन बहुत रोल प्ले करते हैं, ये वाले कंजंक्शन बहुत रोल प्ले करते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन जिनको बोलते हैं, ये दो अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को जोड़ने का काम करते हैं। दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के होंगे और ये बेसिक डेफिनेशन हो गई है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब पढ़ते हैं। लेकिन बात ये होती है कि ये दो अपोजिट इक्वल इंपॉर्टेंस की हो पर दोनों अपोजिट हो, एक दूसरे के विरोधाभासी बात हो, तो उनको जिससे हम जोड़ते हैं उसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। अगर कॉमन यूज्ड अगर हम कंजंक्शन की बात करें, इसमें एक तो बट आता है, बहुत फ्रिक्वेंट यूज होने वाला है, यट आता है, स्टिल आता है, ओनली आता है, हाउएवर आता है, नेवरदलेस आता है, वाइल आता है और वेयरएज आता है। सबसे ज़्यादा जो आपके PQRS में देखने को मिलेगा वो मिलेगा बट, हाउएवर मिलेगा जो है, और वेयरएज भी कभी काल को मिलता है। अदरवाइज ये दो बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाले हैं। कभी काल को आपको PQRS में यट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल ही हम करते हैं दो, जब कंजंक्शन की तरह इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनका काम होता है दो विरोधाभासी बातों को जोड़ना, दो अपोजिट बातों को जोड़ना। जैसे वी रैन आफ्टर हिम बट ही एस्केप्ड, हम उसके पीछे गए, जब हम उसके पीछे गए, रैन आफ्टर का मतलब है किसी को चेस करके पकड़ना, तो हम उसके पीछे गए बट ही एस्केप्ड। तो अगर हम किसी को दौड़ा रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम उसको कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, लेकिन एक्चुअली वो भाग गया। तो दो बातें अलग हो गई है। अगर हम दौड़ा रहे हैं तो उसे पकड़ लेना चाहिए, पर वो नहीं पकड़ पाया, उसका जो आउटकम है वो अपोजिट आउटकम है। इसको आप ऐसे कह सकते हो, दो विरोधाभासी बातों को जोड़ना। या तो ऐसा मान लो कि कोई एक्शन या कोई टास्क आपने परफॉर्म किया, कोई टास्क परफॉर्म किया, अगर इसका जो रिजल्ट है, इस टास्क का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो अगर अपोजिट आ गया, अगर वो अपोजिट आ गया, तब भी आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हो। जैसे यहाँ पे एक टास्क हमने परफॉर्म किया, हम किसी के पीछे भागे, खट 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 खट, तो मतलब हम उसको दबोच लेना चाहिए, लेकिन हम दबोच नहीं पाए। हम क्या किए? हम दबोच नहीं पाए। उसका जो आउटकम है हमारी एक्सपेक्टेशन के अपोजिशन में है। तो अगर हम जो उम्मीद कर रहे हैं उसके अपोजिट हमारा एक्सपेक्टेशन है, तो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। हम बट का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे, बट यहाँ पे कैसा कंजंक्शन है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। विथ ऑल हर फॉल्ट्स सी इज स्टिल ए रियली गुड फ्रेंड। देखो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं, बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं, तो मतलब आपको नफरत करना चाहिए। तो उसके इस चीज़ के बाद कि उसके अंदर बहुत बुराइयां हैं, उसके बावजूद भी फिर भी अच्छी दोस्त है। तो ये जो स्टिल है, जो जोड़ने का काम कर रहा है, जो स्टिल है जोड़ने का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? स्टिल जब जोड़ने का काम कर रहा है, ये दो अपोजिट, मतलब ऐसा है कि एक बात कही हमने, उसके अपोजिट डिजायर्ड रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट जो है मतलब उसके सिमिलर होना चाहिए। इसका एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर वो फॉल्ट में है तो मेरी अच्छी दोस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्त है। तो ये जो आउटकम है वो क्या है? वो आउटकम आपका अपोजिट है। जो एक्सपेक्टेशन है उसका आउटकम बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपका आउटकम जो है वो एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हो तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सम ऑफ द स्टडीज शो पॉजिटिव रिजल्ट्स वेयर एज अदर्स डू नॉट। कुछ जो है पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं जबकि कुछ नहीं दे रहे हैं। तो दोनों बात अपोजिट हो गई और अपोजिट हो गई, तो वेयर एज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेयर एज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कैसा आपका कंजंक्शन है? ये आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। तो आई होप एडवर्सेटिव कंजंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं इलेटिव कंजंक्शन की। इलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? ये एक्चुअली रिजल्ट बताने के लिए आते हैं। कोई जैसे आपने टास्क परफॉर्म किया, टास्क परफॉर्म करने के बाद अगर मैं बात करूं तो जो हमारा रिजल्ट बताना हो, हमें रिजल्ट बताना हो, अगर हमें अपोजिट रिजल्ट बताना होता है तो हम क्या काम करते हैं? हमने टास्क परफॉर्म किया, अगर उसका अपोजिट रिजल्ट बताना हो तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन लेते हैं। जब हमें सिंपली ये शो करना है कि इसका ये रिजल्ट आया है, तो ऐसे में हम इलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो और फॉर बहुत कॉमन यूज होने वाला इलेटिव कंजंक्शन है। ही वॉज वेरी हंग्री सो ही एट ऑल द केक। वो बहुत हैंग्री है इसलिए वो खा गया। ये देखो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कोई हंग्री है तो उसे खाना चाहिए, इस वजह से सो का इस्तेमाल किया गया।
आई हैव ड्रंक 6 कप ऑफ कॉफ़ी टुडे सो आई हैव गॉट ए हेडेक। हमने बहुत सारा जो है कॉफ़ी पी लिया है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है। तो ये जो आउटकम हम यहाँ आउटकम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आउटकम अपोजिट बताना हो तो हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमको सिर्फ आउटकम बताना है, मतलब जो हमने टास्क परफॉर्म किया उसका जो भी आउटकम आया है, और आउटकम का मतलब है कि आउटकम हमें शो करना, हम आउटकम ही शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बात की कि हमने 6 कॉफ़ी पी ली, अब यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि क्या होना नहीं चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने कर लिया, उसका रिजल्ट है कि मुझे हेडेक हो गया। अब जब आपने कॉफ़ी पी तो इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन कोई टास्क परफॉर्म किया, अगर उसका रिजल्ट बताना हो तो आप इलेटिव कंजंक्शन के साथ जोड़ते हो। तो जो सो है यहाँ पे क्या है, ये आपका इलेटिव कंजंक्शन है। इसी तरीके से ही इज ओवरवेट फॉर ही ईट्स टू मेनी केक्स एंड बिस्किट्स। ही इज ओवरवेट, वो बहुत ओवरवेट है, फॉर ही ईट्स टू मेनी केक्स एंड बिस्कुट्स, क्योंकि उसने बहुत सारा बिस्किट्स और वो खाए। तो यहाँ पे जो फॉर इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ रिजल्ट की बात हो रही है कि उसने बहुत सारा जो है बिस्किट्स खाया, इस वजह से वो ओवरवेट है। वो ओवरवेट है क्योंकि वो बहुत सारा केक और बिस्कुट खाती है। तो ये रिजल्ट बताने की बात हो रही सिंपली। आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, मैं बीमार इसलिए मैं नहीं आया हूँ। तो ये बीमार होने का आउटकम है, ये बीमार होने का आउटकम है। समबडी केम फॉर आई हियर्ड ए नॉक एट द डोर। समबडी केम, कुछ लोग आए, इस वजह से मैंने जो है वो क्या किया है, दरवाजे पे आवाज़ सुनी है। तो जो फॉर है यहाँ पे ये क्या है, ये इलेटिव कंजंक्शन है, ये रिजल्ट बता रहा है आपका। और लास्ट एग्जाम्पल है अपना, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सो ही विल पास, वो बहुत मेहनत कर रही है ताकि वो पास हो सके। तो सो और फॉर का इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है, जो आउटकम आता है, वो अगर हमें बताना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये रिजल्ट आना चाहिए, उसके अपोजिट अगर आता है तो हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? तो आई होप कि आप एक बात को समझ पाए होंगे कि आपके जो कंजंक्शन है, 4 तरीके के कंजंक्शन है। एक है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तीसरा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, चौथा इलेटिव कंजंक्शन। ये चारों टाइप के जो कंजंक्शन है वो कंजंक्शन आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हिस्से हैं। ये 2 इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड, फ्रेज और क्लॉजेस को क्या काम करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं। जब आपको नंबर, क्वांटिटी, डिग्री इंक्रीज करना हो तो आप इस्तेमाल करते हो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का। जब आपको अल्टरनेट चॉइस करनी हो तो आप अल्टरनेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हो। जब आपको अपोजिट रिजल्ट बताना हो तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हो। जब आपको आउटकम, कोई टास्क परफॉर्म किया है उसका आउटकम बताना हो तो आप इलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हो। आई होप कि आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। हम लोग कवर करेंगे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये कंजंक्शन का दूसरा टाइप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। सो कंजंक्शन होता क्या है, ये वर्ड होता है या फ्रेज होता है। तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन भी क्या होते हैं, ये वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं। लेकिन ये कब इस्तेमाल होते हैं, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस किन किन कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस का इस्तेमाल हम करते हैं कब, जब हमको सेंटेंस में 2 आइडियाज़ को कंबाइन करना हो, 2 आइडियाज़ को कंबाइन करना हो। जैसे आइडिया 01 और आइडिया 02, आइडिया 02 हो, ठीक है ना। इन दोनों को अगर कंबाइन करना हो ना, तो ये जो कंबाइन करने के लिए जो हम कंजंक्शन लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी ये काम करता था, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी ये काम कर रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क यह है कि इसमें एक डिपेंडेंट आइडिया होता है, इसमें एक डिपेंडेंट आइडिया होता है और एक इंडिपेंडेंट आइडिया होता है। क्या होता है? एक डिपेंडेंट आइडिया होता है और एक इंडिपेंडेंट आइडिया होता है। एक डिपेंडेंट आइडिया होता है, एक इंडिपेंडेंट आइडिया होता है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर डिपेंडेंट आइडिया पहले लिखा जाता है, इंडिपेंडेंट आइडिया बाद में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी जो आइडिया है वो पहले लिखा जा सकता होगा, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट आइडिया प्लस डिपेंडेंट आइडिया का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर इसको ग्रामेटिकल टर्म में समझना चाहो तो ग्रामेटिकल टर्म में अगर मैं बात करूँ, ग्रामेटिकल टर्म में अगर मैं इसको समझाऊँ आपको, तो ग्रामेटिकल टर्म में एक्चुअली होता क्या है
कि अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाए इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, तो ये जो कनेक्टर होता है हमारा ना, जो कनेक्टर इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कनेक्टर एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। क्या होता है, ये होता है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये क्या हो सकते हैं, ये वर्ड भी हो सकता है अपने आप में, ये फ्रेज भी हो सकता है, ये सिंगल वर्ड हो सकता है और ये फ्रेज भी हो सकता है, तो चलो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को थोड़ा ग्रामेटिकली डिटेल में समझते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या होता है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। लेकिन ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो जोड़ता है उनके बीच कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप होती है, तो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं। और ये करता क्या है, एक लॉजिकल कनेक्शन बनाता है। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो क्या करता है, अगर इन दोनों के बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में कोई अगर लॉजिकल कनेक्शन है तो उनको जोड़ता है और उनको जोड़ के एक सिंगल जो है सेंटेंस में उसको फ्रेम करता है। क्या काम करता है, उसको सिंगल सेंटेंस में उसको फ्रेम करता है। ये जो रिलेशनशिप होती है ना दोनों के बीच में, जो कनेक्शन होता है, वो टाइम का कनेक्शन हो सकता है, वो कॉज और उसके इफेक्ट का कनेक्शन हो सकता है, वो कंडीशन का कनेक्शन हो सकता है, कंडीशन की रिलेशनशिप हो सकती है कि एक चीज़ होगा उसके होने के बाद ही दूसरी चीज़ हो सकती है। उसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट, पर्पस और बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए वो कनेक्शन बीच में कुछ ना कुछ होगा, लॉजिकल कनेक्शन होगा। तो दो जो अलग अलग से आपके क्लॉजेज होते हैं, अगर उनके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन है लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो, तो जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाते हैं जो जिसमें दो क्लॉज आते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज आता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है, तो जो उसका कनेक्टर होता है ना, वो कनेक्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देखिए, बात को समझ पाएंगे एग्जांपल से थोड़ा ज़्यादा सही। जैसे एक एग्जांपल है जो आफ्टर को लेके है, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, जब मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा। इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये आप तब तक नहीं करोगे, जब तक ये काम नहीं कर लोगे। आई फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म करूँगा, आई विल कॉल यू, तो ये वाली जो बात है ये तभी होगी जब ये जो है क्या कहते हैं, ये काम खत्म होगा। तो दोनों के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन है। और आफ्टर क्या बता रहा है, आफ्टर यहाँ पे टाइम बता रहा है। आफ्टर क्या बता रहा है, टाइम, एक ऐसा टाइम है जब मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा। तो दो क्लॉज हो गया, एक क्लॉज ये हो गया और एक क्लॉज ये हो गया। इन दो क्लॉजेस को जोड़ा जा रहा है, और जो इनके बीच का कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या है, इनके बीच का कनेक्शन है टाइम का, कि एक घटना होगी, एक एक्शन होगा दूसरे होने के बाद में, दूसरे एक्शन होने के बाद में। तो इन दोनों के बीच में लॉजिकल कनेक्शन है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कौन सा डिपेंडेंट है इसमें, कौन सा इंडिपेंडेंट है। इस पे अभी हम चर्चा करने आएंगे, लेकिन पहले आप समझो कि ये दो अलग अलग के क्लॉज है जो किसी न किसी तरीके से लॉजिकली कनेक्टेड है। यहाँ पे जो लॉजिक है वो टाइम का है, कि टाइम की वजह से कि एक घटना पूरा होगा तभी दूसरा होगा। तो यहाँ पे टाइम का है कि एक घटना घटने के बाद दूसरा घटना होगा। तो यहाँ पे जो आफ्टर है ये क्या है आपका, ये है आपका कंजंक्शन। और मैं पूछूं कि किस तरीके का कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यहाँ पे ऑल्दो इस्तेमाल होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी, वी स्टिल वेंट फॉर ए वॉक। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी, वी स्टिल वेंट फॉर ए वॉक, फिर भी हम टहलने गए। तो इसमें एक बात है, एक लॉजिकल कनेक्शन तो है। कनेक्शन क्या है कि यद्यपि बारिश हुई फिर भी हम टहलने गए। जब हम टहलने जाते हैं तो
मतलब जनरल हमारा वो हैबिचुअल रूटीन हो सकता है, लेकिन बात ये हो रही है ना बारिश हो रही है उसके बावजूद भी हम गए, तो एक कनेक्शन तो है कि हम बारिश में गए, बारिश होने के बावजूद भी गए हम। क्या है? बारिश होने के बावजूद भी गए। बारिश होना है, बारिश होने के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी गए हम। तो ऑल्दो जो है यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे इनके बीच में कनेक्शन बता रहा है, और ऑल्दो जो यहाँ पे वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं बिकॉज को लेके बताऊं, बिकॉज क्या है? रीज़न बताता है कि क्यों कोई चीज़ हुआ। जैसे ही कुडंट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, रीज़न बता रहा है क्यों अटेंड नहीं कर सका, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो सिक था। तो जो बिकॉज है यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्योंकि वो इस बात को दूसरी बात के साथ जोड़ रहा है, या इस क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ रहा है। फिर अगला जो है वो है इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यहाँ पे इफ़ क्या है? कंडीशन बता रहा था कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तब तुम पास होगे। तो कठिन परिश्रम करना और पास होने के बीच में एक कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? एक तार्किक कनेक्शन है कि ये कंडीशन लगा रहा है। ये क्या कर रहा है? कंडीशन लगा रहा है कि भैया अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी तुम पास होगे। जब तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी तुम पास होगे। यू विल पास द एग्जामिनेशन, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। इसी तरीके से सिंस की बात करूं, सिंस रीजन बताता है, सिंस इट्स योर बर्थडे, क्योंकि ये तुम्हारा बर्थडे था, लेट्स सेलिब्रेट, इस वजह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिंस है क्या है? ये आपका रीजन बता रहा है, और ये दो क्लॉज के बीच में एक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। कोई भी रीजन हो सकता है, वो आपका टाइम का वजह हो सकता है, वो आपका पर्पज का वजह हो सकता है, रीजन का हो सकता है, कोई और तरीका हो सकता है, कोई और चीज़ होता है, पर लॉजिकली वो एक दूसरे के साथ दोनों क्लॉज कनेक्टेड होते हैं, तभी आप उनको जोड़ सकते हो। अगर लॉजिकली उनके आपस में कुछ कनेक्शन नहीं है, लॉजिकल कनेक्शन अगर फिट ना बैठाना हो, तो ये क्यों आपस में जोड़ा जाए, इंडिपेंडेंट रखा जाए? क्योंकि ऐसा है कि इनके बीच में कनेक्शन है। इन दो इंडिपेंडेंट बातों को एक सेंटेंस के अंदर हम पिरो सकते हैं। इस वजह से हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये बात होती है कब हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करके सेंटेंस को फ्रेम करना है, कब हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करके सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो आपको बात को समझना है कि ये हम तभी करते हैं कि जब दो बातें ऐसी कही जाए जो दोनों बातें हैं एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हो। मतलब एक चीज़ होगा तभी दूसरा होगा, अगर एक चीज़ नहीं होगा तो दूसरा चीज़ नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे, इसमें बात हमें बहुत आसानी से समझ में आती है कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। एक बात दूसरे बात पे डिपेंडेंट है कि जब मैं कठिन परिश्रम करूंगा तभी तुम पास होगे, जब मैं कठिन परिश्रम करूंगा तभी तुम पास होगे। तो मेरा पास होना किस पे डिपेंडेंट है? मेरा पास होना डिपेंडेंट है मेरे हार्ड वर्क पे। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम पास कर लोगे अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं समझने के लिए, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो इस वाले सेंटेंस में आपको समझ में आएगा। यू विल पास द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम को पास कर लोगे, ये अपने आप पे कंप्लीट है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, ये अपनी मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसकी बात को पूरा करने के लिए आपको थोड़ी सी और बात बोलनी पड़ेगी। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या होगा, तो आगे तुम्हें बताना पड़ेगा। तो ये बात जो है अपने आप में अधूरा है, ये बात अपने आप पे पूरा है। डिपेंडेंट क्लॉज कैसे पहचानेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे पहचानेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन पहले आप एग्जाम्पल को देख लो, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखो। जैसे व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। सी फेल एस्लीप व्हेन द मूवी स्टार्टेड, जब मूवी स्टार्ट हुई थी तब वो सो गई। व्हेन क्या है? यहाँ पे आपका टाइम बता रहा है, व्हेन आपका टाइम बता रहा है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। वाइल भी आपका टाइम बताता है, दौरान। सी कुक्ड डिनर वाइल आई वॉज क्लीनिंग द हाउस, जब मैं हाउस क्लीन कर रहा था उस दौरान जो है उसने खाना बना लिया। अनलेस, ये कंडीशन बताता है, यू वुड नॉट सक्सीड अनलेस यू पुट इन द एफर्ट, जब तक तुम एफर्ट नहीं डालोगे तब तक तुम सक्सीड नहीं होगे। तो दोनों बात एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से वेयर एवर की बात करें, टेक ए बुक वेयर एवर यू गो, जहाँ तुम जाओ वहाँ तुम किताब को ले सकते हो। तो वेयर एवर जो होता है, वेयर और वेयर एवर, ये क्या करता है? प्लेस को डिनोट करता है। इसी तरीके से दो की बात करते हैं। दो इट वॉज कोल्ड सी रिफ्यूज टू वेयर ए जैकेट, यद्यपि कोल्ड था, ठंडा था, फिर भी क्या है? सी रिफ्यूज टू वेयर ए जैकेट, फिर भी उसने मना कर दिया जैकेट पहनने से। ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट का भाव बताता है, दो विरोधाभासी बातें हो। जैसे
अगर कोल्ड है तो यूजुअली हमें जैकेट पहन लेना चाहिए, बस बता रहा है कि दो इट वॉज कोल्ड, यद्यपि कोल्ड था फिर भी उसने क्या मना कर दिया जैकेट पहनने से। समझ में? ये जनरल एग्जाम्पल है। अलग अलग केसेस में हम ये देखते हैं कि दो आइडियाज, एक आइडिया अगर दूसरे आइडिया पे डिपेंडेंट है तो उनको हम जिन शब्दों के माध्यम से जोड़ते हैं उन शब्दों को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये वर्ड भी हो सकते हैं, ये फ्रेज भी हो सकते हैं। अभी हमने जिन जिन एग्जाम्पल्स की चर्चा की वो सारे के सारे वर्ड हैं, अभी आगे चल के हम चर्चा कर लेंगे जो है जब फ्रेज भी होंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बात समझो कि ये जो दोनों के बीच में, दोनों क्लॉजेज के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किस किस तरीके का कनेक्शन हो सकता है और कौन कौन से ऐसे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो इस पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर टाइम का कनेक्शन बताना हो, टाइम का कनेक्शन बताना हो तो हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, वाइल का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। अनटिल का इस्तेमाल करते हैं, एज सून एज का इस्तेमाल करते हैं, एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल करते हैं, एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल करते हैं। इन सबको टाइम बताने के लिए, इन सबको टाइम बताने के लिए एज ए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या काम करते हैं? एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। इसी तरीके से बात करूं, कॉज एंड इफेक्ट बताने के लिए हम बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं कारण बताने के लिए और उसका प्रभाव क्या हुआ। सिंस का इस्तेमाल करते हैं, एज का इस्तेमाल करते हैं, गिवन दैट का इस्तेमाल करते हैं, नाउ दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर कंडीशन बताना हो तो जो हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो इफ इस्तेमाल करते हैं, अनलेस इस्तेमाल करते हैं, प्रोवाइडेड दैट इस्तेमाल करते हैं, इन केस इस्तेमाल करते हैं, ऑन कंडीशन दैट इस्तेमाल करते हैं, एज लॉन्ग एज इस्तेमाल करते हैं और इवन इफ इस्तेमाल करते हैं। देखो इन सब चीज़ के विषय में बहुत इन डेप्थ एक एक शब्द के विषय में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो आपको बहुत रेलिवेंट पढ़ाई करनी होती है, वरना इनके बीच में ही अगर जाने लगोगे तो 8-10 घंटे का लेक्चर तो इसी पे हो जाएगा। तो आपको इसकी ओवरऑल समरी पता होना चाहिए, कम से कम में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते क्या है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एक्चुअली दो क्लॉजेस को जो है क्या करते हैं? जोड़ते हैं। डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आई बात? इसके बाद बात करें कॉन्ट्रास्ट बताना हो, विरोधाभासी बात को अगर जोड़ना हो, कॉन्ट्रास्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम ऑल्दो का इस्तेमाल करते हैं, दो का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का हिंदी मतलब यद्यपि होता है, इवन दो का इस्तेमाल करते हैं और वेयरएज का इस्तेमाल करते हैं, वाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, डिस्पाइट और इनस्पाइट का इस्तेमाल करते हैं, डिस्पाइट और इनस्पाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये सब चीज़ आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको कम से कम एक बार गो थ्रू करने की जरूरत है कि हाँ इन सिचुएशन में ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है वो इस्तेमाल होते हैं। पर्पज बताने के लिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि लेस्ट के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेस्ट के साथ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। यही आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? हम कंजंक्शन की तरह करते हैं, कंजंक्शन की तरह करते हैं। और इनका काम क्या रहता है? इनका काम पर्पज बताना रहता है। कंपैरिजन के पर्पज से हम दैन का, एज का, एज इफ का, एज दो का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? दैन का, एज का, एज इफ का, एज दो का इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरीके से प्लेस बताने के लिए वेयर और वेयर एवर का इस्तेमाल करते हैं। प्लेस बताने के लिए वेयर और वेयर एवर का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैनर बताने के लिए हम एज का इस्तेमाल करते हैं, एज इफ का इस्तेमाल करते हैं, एज दो का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जो है पर्पज बताने के लिए इन ऑर्डर दैट और सो दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो क्या कहते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिन जिन तरीके से दो क्लॉजेस को जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं उनको कंबाइन करते हैं, तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस पर बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि सर इस पर खूब ढेर सारी पीएचडी कर लिया जाए, सब एक एक पढ़ लिया जाए, ज़्यादा अच्छे से मजबूत हो जाएं और कोई क्वेश्चन ना छूटे। एक्चुअली इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इनके डेप्थ में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये एक बार आपको बताई इस वजह से जाती है ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी रहे, ताकि जब आप सेंटेंसेस को पढ़ रहे हो ना तो थोड़ी समझ डेवलप हो पाए। तो आपको थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। अब जो चीज़ होती है जो थोड़ी बहुत समझनी होती है वो समझनी होती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। मतलब कैसे आप पता करोगे कि सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है वो है क्या, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में दूसरी चीज़ है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आफ्टर, ऑल दो, बिकॉज, इट, सिंस, व्हेन, ये सारे के सारे बहुत कॉमनली यूज होने वाले हैं। जैसे बहुत सब आप देखोगे आफ्टर का इस्तेमाल होगा, ऑल दो का इस्तेमाल होगा, बिकॉज का इस्तेमाल होगा, इफ का, सिंस का और व्हेन का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा जो है क्या होते हैं, ये
ये इस्तेमाल होते हैं। और देखोगे ना तो टिपिकली क्या होते हैं, जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसको ये इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करते हैं, ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि ये जिसके साथ लगे होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जो इससे फ्री होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में बस यही बेसिक सा फंडा है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात बताऊं तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ नहीं होते हैं। अब होगा क्या, या तो आप ग्रामेटिकली इतने परफेक्ट हो गए हो कि आप ये पहचान पाओ कि एक क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है। ये हमने अब बिल्कुल पहले चैप्टर में बता दिया था, आपको बस शुरुआत कर रहे थे तभी बता दिया था क्लॉज के विषय में। क्लॉज होता क्या है, क्लॉज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है। प्रेडिकेट को जब आपने एक्सपेंड किया तो आपने बताया था कि इसमें वर्ब आ सकता है, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आ सकते हैं। इनमें से कोई भी एक सेक्शन हो सकता है जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है। अब बात ये होता है कि अगर कोई चीज़ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, किस बात पे मैटर करता है, ये इस बात पे मैटर करता है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को जो भी आपका स्ट्रक्चर, जो भी इस पे क्लॉज बनता है, अगर क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंटली अपनी मीनिंग को पूरी प्रॉपर तरीके से कन्वे कर दे और उसके लिए किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपनी मीनिंग के लिए, मतलब इस स्ट्रक्चर में फिट होने के बाद, इनमें से हो सकता है कोई ना कोई सेक्शन मिस हो, और मिस होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कम से कम में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि वो अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए उसके आगे का हिस्सा उसे चाहिए, वही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो है आप क्या बोलते हो, ध्यान रखिएगा, इसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके बीच में क्या होता है, इनके बीच में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप होते हैं। क्या होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं जो स्थापित करते हैं कि भाई ये डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, इनके बीच में किसी ना किसी तरीके का रिलेशनशिप है। 10 टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं, जो अभी से पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया। वो 10 टाइप का रिलेशनशिप होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मिला के हम सेंटेंस को कंबाइन कर देते हैं। अब बात आती है पहचानने की, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे आप पहचानोगे। जैसे ये दिया हुआ है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट फॉर ए वॉक। यद्यपि बारिश हो रही थी फिर भी वो फिर भी वो टहलने के लिए गए। अब आपको एक बात ये पता है कि जो ऑल्दो है यहाँ पे क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्या है, ऑल्दो। बात ये हो गई है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन अभी क्या दी गई है कि ऑल्दो के साथ जो लगा हुआ हो, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग। अगर आप इसको ऐसे रखो, इट वॉज रेनिंग, जब लिखोगे आप इट वॉज रेनिंग, इसका मतलब ये हो गया, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट सेंटेंस, बारिश हो रही थी, अपने आप में सही है कि बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे आप इसके साथ ऑल्दो लगाओगे, ये अपनी मीनिंग में इनकम्प्लीट होने जाएगी। यद्यपि बारिश हो रही थी, तो क्या हुआ आगे, इसी वजह से जो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लगा हुआ क्लॉज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से फ्री वाला है क्लॉज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दे वेंट फॉर ए वॉक, यद्यपि बारिश हो रही थी फिर भी वो क्या करने गए, टहलने के लिए गए। अब यहाँ पे ऑल्दो क्या बता रहा है, ऑल्दो बता रहा है कॉन्ट्रास्ट, मतलब अगर बारिश हो रही थी तो आइडली लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्या करने गए, वो बाहर टहलने के लिए गए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरे में, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो इफ है वो क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या बता रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बता रहा है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम सफल हो जाओगे। तो इफ से लगा हुआ जो क्लॉज है ये क्या होगा, ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज की स्पेलिंग में यू मिस हो गया,
इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। बहुत छोटी चीज़ है, यही सारी बातें यहाँ पे रखी हुई है। और किस रीजन की वजह से, किस लॉजिक की वजह से रुके हुए हैं, कंडीशन बताना है दोनों के बीच में कि अगर कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो जो इसके बीच का तर्क है ना कि दोनों को क्यों जोड़ा गया, दोनों को क्लॉजेस को जोड़ा, कंडीशन बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को सही से समझ पाओ। She took an umbrella because it was raining. She took an umbrella because it was raining. Because क्या बताता है, कारण बताता है, because रीजन बताता है, हिंदी में इसको कारण बोलते हैं। तो she took an umbrella because it was raining। अब ध्यान से देखना, because से लगा हुआ कौन सा क्लॉज है, it was raining है, तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन हो गया, because it was raining, और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन हो गया, she took an umbrella। देखना यहाँ पे भी वही लिखा होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, she took an umbrella, डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया, because it was raining। समझ में आई बात। इसी तरीके से चौथा एग्जांपल है, ही विल गो टू द पार्टी अनलेस ही हैज अदर प्लान्स। अनलेस क्या होता है, ये कंडीशन बताता है, कंडीशन बताता है कि एक चीज तब तक नहीं होगी जब तक दूसरी चीज नहीं होगी। तो ये क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये है तो इससे लगा हुआ जो क्लॉज है ये क्या होगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इससे जो लगा हुआ क्लॉज नहीं है वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्लॉज चाहो तो चेक कर लो, ये देखो सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी का प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्या होता है, क्लॉज होता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जब चैप्टर पढ़ रहे थे और एलिमेंट ऑफ सेंटेंस, ये बिल्कुल शुरुआती दौर में यूनिट 01 जब आपको पढ़ाई गई थी, तो उसमें इन सब टर्म को थोड़ा थोड़ा सिखाया गया था कि जब इन्हें वापस से इस्तेमाल किया जाएगा तो आप इसे ऐसा ना हो कि आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। और अपेंडिक्स लास्ट चैप्टर है जिसमें क्लॉज इन डिटेल हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इस हिस्से को बाद में इस वजह से रखा गया है ताकि जो आपके एग्जाम का पर्पज़ है वो पहले फुलफिल करा लिया जाए। क्लॉज बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो थोड़ी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है आपको। और अगर ज़्यादा पढ़नी हो तो आपको अपेंडिक्स का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसमें क्लॉज इन डिटेल डिस्कशन है, उसमें क्लॉज बहुत डिटेल में चर्चा होगी। तो ही विल गो टू द पार्टी अनलेस ही हैज़ अदर प्लान्स। तो अनलेस यहाँ पे क्या कर रहा है, कंडीशन बता रहा है, और अनलेस के साथ लगा हुआ क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज है अनलेस ही हैज़ अदर प्लान्स, और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया, ही विल गो टू द पार्टी। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है वी कैन हैव डिजर्ट आफ्टर वी फिनिश डिनर। हम डिजर्ट ले सकते हैं, समय बता रहा है कब, कि जब हम अपना डिनर फिनिश कर लेंगे। तो आफ्टर से लगा हुआ जो ये क्लॉज है ये क्या होगा, ये होगा डिपेंडेंट। ये क्या होगा, ये होगा डिपेंडेंट। और ये वाला जो सेक्शन है जो बगैर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के है, ये क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और आफ्टर यहाँ पे क्या है, आफ्टर यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझनी है आपको, जैसे इसके पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बेसिकली करता क्या है, दो सिमिलर आइडियाज़ को जोड़ता है। मतलब वहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस रहते हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस अगर हैं, दो इंडिपेंडेंट आइडियाज़ है जो अपने आप में अपनी पूरी मीनिंग रख सकते हैं, अगर उनको जोड़ रहे हो, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन है, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन है, तो जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो कंजंक्शन क्या कहलाता है, वो कंजंक्शन कहलाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का जो कॉम्बिनेशन है, उनको जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। तो बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ये समझने के लिए। वैसे अगर आप इसको भूल भी जाते हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत डिटेल में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैनर के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और टाइप का जो है कंजंक्शन होता है जिसको सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जैसे हम बोलते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस। कंपाउंड कंजंक्शन क्या होता है, जब फ्रेज कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होता है ना तो हम उसको कंपाउंड कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम। ये ताकि के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, हिंदी में इसको समझो। अनाउंसमेंट जो है किया गया ताकि,
ताकि ऑल माइट नो, सब जान सके, द न्यू डेट ऑफ एग्जाम, की एग्जाम की नई डेट क्या है। इसी तरीके से ऑन कंडीशन दैट का इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशन बताने के लिए होता है यू विल बी पेड टुमारो ऑन कंडीशन दैट द वर्क इज फिनिश्ड, तुम्हें कल पे कर दिया जाएगा इस कंडीशन पर, इस कंडीशन पे कि तुम काम को फिनिश कर पाओ अगर तो ऑन कंडीशन दैट ये क्या है, कंपाउंड कंजंक्शन है। ध्यान से देखो ना, एक से ज्यादा शब्द है, तो जब फ्रेज इस्तेमाल होता है, जब फ्रेज इस्तेमाल होता है कंजंक्शन की तरह, कंजंक्शन की तरह, तो वो क्या कहलाता है, वो कंपाउंड कंजंक्शन कहलाता है, कंपाउंड। इससे एरर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये जनरल जानकारी के लिए कि जब आप टाइप पढ़ रहे हो तो टाइप में कंपाउंड कंजंक्शन को भी जान लो। तो इवन इफ, सो दैट, ये क्या है, एक से ज्यादा सबसे मिलके बने हुए हैं तो कंपाउंड कंजंक्शन है। इवन इफ का इस्तेमाल आई विल फाइंड ए वे टू प्रोटेक्ट यू इवन इफ इट टेक ए वाइल, आई विल फाइंड ए वे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का तरीका निकाल लूंगा चाहे जो भी हो जाए, इवन इफ इट टेक्स ए वाइल, चाहे ये जितना समय ले जाए। सो दैट आई ओपन द डोर सो दैट सी कुड कम इन, मैंने दरवाजे को ओपन किया ताकि सी कुड कम इन, कि वो अंदर आ सके, ये भी ताकि के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, ताकि के सेंस में इस्तेमाल हुआ, हिंदी मीनिंग के सेंस में। ये कंपाउंड कंजंक्शंस है। तो कंपाउंड कंजंक्शंस मतलब सारे के सारे वो फ्रेज जो कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होते हैं उनको कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। प्रोवाइडेड दैट हो गया, एज दो हो गया, एज वेल एज हो गया, एज सुन एज, इनके एग्जाम्पल देख लो। दे कैन लिसन टू म्यूजिक प्रोवाइडेड दैट दे डिस्टर्ब नोबडी, अब यहाँ प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल हुआ है। एज दो ही बिहेव्स एज दो ही वर ए किंग, वो व्यवहार कर रहा था जैसे कि वो एक राजा हो, तो एज दो का इस्तेमाल जैसे कि के सेंस में हुआ है। एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो एज वेल एज का इस्तेमाल एक्चुअली होता किस लिए, इसका इस्तेमाल होता है एडिशन के लिए, कि वो और उसके दोस्त जो है वो क्रिकेट खेलने गए, पार्टी में नहीं, क्रिकेट खेलने गए। तो यहाँ पे और के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, एडिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एज सुन एज का इस्तेमाल करते हैं समय बताने के लिए, जल्द से जल्द। एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट रैन आउट ऑफ द क्लास, जैसे ही जो है बेल रैंग हुआ जो है, स्टूडेंट क्या हो गए, क्लास से बाहर निकल गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आपके ऐसे कंजंक्शंस के सेट जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ कॉमन कंजंक्शंस आपके सामने लिया हुआ है। ये कंजंक्शंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एंड और एज वेल एज, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर से पूछा जाता है। जैसे राम एंड श्याम, राम अकेला सब्जेक्ट होता है, एंड के साथ जोड़ के इसके साथ शाम जब लगा देते हैं तो 1+1 जो है ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और सब्जेक्ट प्लूरल की तरह काम करता है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ये एक सब्जेक्ट बना जो एज वेल एज की मदद से बना। वैसे ये प्लूरल होना चाहिए लेकिन प्लूरल नहीं होता है, ये राम की वजह से सिंगुलर रहता है। और इससे रिलेटेड सारा का सारा रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। तो एंड और एज वेल एज जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है एडिशन के काम के लिए। और इससे रिलेटेड सारा जो आप रूल पढ़ते हो, ये रूल किस चैप्टर में पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो। पूरा का पूरा रूल वहीं पे आपको मिलता है कि जब इनके साथ 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो उनका बिहेवियर सिंगुलर रहता है या प्लूरल रहता है, वर्ब का इस्तेमाल सिंगुलर तरीके से करेंगे या प्लूरल तरीके से करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं अदरवाइज और जो इल्स है ना, ये अल्टरनेट चुनाव के लिए इस्तेमाल होता है। जो देयर फॉर, सो और हेंस होता है ये रिजल्ट बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और कॉन्सिक्वेंटली भी रिजल्ट बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके फलस्वरूप है एज दो और दो शब्द होते हैं, 2 यहाँ पे लिखा हुआ एज दो, ये क्या है, ये रीज़न बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हेन, वेयर एवर और वाइल का इस्तेमाल हम समय बताने के लिए करते हैं, और वेयर और वेयर एवर का इस्तेमाल हम प्लेस बताने के लिए करते हैं। बिकॉज का इस्तेमाल हम कारण के लिए करते हैं। सिंस का इस्तेमाल भी हम कारण बताने के लिए करते हैं। इफ, एज, इफ और प्रोवाइडेड का जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हम कंडीशन बताने के लिए। किसका, कंडीशन बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वेयर एज हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ तक के लिए, और अनलेस कंडीशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनटिल टाइम वाला कंडीशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेवरदलेस का इस्तेमाल करते हैं अपोजिट रिजल्ट बताने के लिए। इसका मतलब होता है फिर भी, बट का मतलब भी फिर भी होता है, नेवरदलेस का मतलब भी फिर भी होता है। तो नेवरदलेस का इस्तेमाल जो करते हैं वो अपोजिट रिजल्ट बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एज फॉर एज, जहाँ तक हो सके इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं।
इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ इन सारे जो है कॉमन कंजंक्शंस को कुछ 4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है आपकी रीज़न बताने की, और दूसरी जो है रिजल्ट बताने की, तीसरी कैटेगरी है अपोजिट रीज़न बताने की, और चौथी है अपोजिट रिजल्ट बताने की। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा PQRS, पैराजंबल जब सॉल्व करते हो तो उस वक्त ये कनेक्टर्स बहुत काम आते हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ा भी रखा है जब आप कॉम्प्रिहेंशन का कोर्स पढ़ रहे होंगे तो, कि कंजंक्शन एक अप्रोच होती है जिसमें इन कंजंक्शंस को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि हम पेयरिंग कैसे करते हैं, लेकिन उसकी जानकारी यहीं पे रुक के आपको अच्छे से करना होता है। तो पहले आपको समझना है कि रीज़न बताने के लिए हम एज का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में जहाँ मीनिंग के हिसाब से जो फिट बैठे। एज का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट बताने के लिए हम सो, हेंस, देयरफॉर, दैट इज़ वाई का इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट बताने के लिए सो, हेंस, देयरफॉर, दैट इज़ वाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जब आप PQRS पढ़ने जाओगे आपको दस भी देखने को मिलेगा, दस। तो दस और देयरफॉर जो आपके कंजंक्शन होते हैं इनसे किसी भी सेंटेंस को कंक्लूड करते हैं। तो जब भी आपको PQRS मिले और किसी ऑप्शन में देयरफॉर मिले या दस मिले तो आखिरी वाला हिस्सा होता है। 99.99% केसेस में वो आखिरी वाला हिस्सा होता है। तो ये एक क्लू रहता है जो आप PQRS सॉल्व करते हो बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाते हो। इसके बाद बात करूं तो अपोजिट रीज़न बताने वाले जो कंजंक्शन होते हैं वो ऑल्दो होते हैं, दो होते हैं, वाइल होते हैं और हाउएवर होते हैं। यद्यपि की सेंस में आता है कि यद्यपि इस वजह से ऐसा होना चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं होता, इस चीज़ का कारण ये होना चाहिए था पर ये कारण है, तो ये अपोजिट रीजन बताता है। और अपोजिट रिजल्ट का मतलब है बट, स्टिल और येट और नेवरदलेस को इस्तेमाल करके हम अपोजिट रिजल्ट को बताते हैं। हम मानते हैं कि किसी चीज़ का आउटकम है ऐसा होना चाहिए पर वैसा नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ तो इसका आउटकम क्या होना चाहिए, मैं गरीबों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैंने स्टेटमेंट जारी किया मैं बहुत अमीर हूँ फिर भी मैं गरीबों की मदद नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या है, अपोजिट आउटकम है। क्या है ये, अपोजिट आउटकम है। तो इन पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं ताकि इन कंजंक्शंस को आप अच्छे से देख लो। स्पॉट बेरर के सेक्शन में इनसे रिलेटेड, इनके यूज केस से रिलेटेड ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप पैराजंबल सॉल्व करोगे तो पैराजंबल सॉल्व करते वक्त इन कंजंक्शन का इस्तेमाल करने अगर आपको सही से आ रहा है तो आप पैराजंबल बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिट कैसे बैठते हैं। जैसे पहला दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से देखो, दोनों एक साथ देखते हैं। इसी में से चुनाव करना है आपको, सी हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, उसके बाद बहुत सारा पैसा है, सी वोंट हेल्प अस, फिर भी वो हमारी मदद नहीं करेगी। उसके बाद बहुत सारा पैसा है फिर भी वो हमें मदद नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मान लो मैंने कोई स्टेटमेंट हमने बोला, कोई बात हमने बोली, तो इस स्टेटमेंट का अगर ध्यान से देखोगे, इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है, जो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट बता रहे हैं हम, ये है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का, एक तो हैंड राइटिंग बड़ी खराब है मेरी, इस स्टेटमेंट का जो आउटकम है, मेरे रीच होने का क्या मतलब है, मुझे लोगों की मदद करना चाहिए, बट जो इसका रिजल्ट है वो कैसा है, अपोजिट है, अपोजिट रिजल्ट है। अगर ये अपोजिट रिजल्ट है तो हम यहाँ से इन कंजंक्शंस में से किसी एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करके जो है सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो सी हैज़ ए लॉट ऑफ मनी बट सी वुड नॉट हेल्प अस, सी वॉन्ट हेल्प अस, ये विल नॉट का जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो वॉन्ट होता है, और वुड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो ये वाला फॉर्म होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सूटेबल आपका कंजंक्शन होगा किस वाले बकेट से है, हमारा अपोजिट रिजल्ट वाले बकेट से है। जबकि जरा ध्यान से देखिएगा, सी हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, सी वोंट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करेगी। अब इसका अपोजिट रीजन है, रिजल्ट नहीं है, वो हमारी मदद नहीं करेगी, हमने पूरी बात कह दी कॉमा लगा के। लेकिन अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, सी हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, आपको जो कंडीशन लगाना है वो कंडीशन यहाँ पे लगाना है, तो आपको रीजन देना है, और रीजन क्या है, ये दोनों बात अपोजिट है, तो अपोजिट रीजन देना पड़ेगा आपको। अपोजिट रीजन में आप दो का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल दो का इस्तेमाल करते हो, आप यहाँ हाउएवर का इस्तेमाल कर सकते हो। हाउएवर सी हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, यद्यपि उसके पास बहुत सारा पैसा है, सी वोंट हेल्प अस, सी वोंट हेल्प अस, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो ऑल दो,
दो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दो सी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना, हाउएवर सी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। वाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वाइल इस्तेमाल किया जाता है दौरान में, दौरान के सेंस में। तो सुटेबल यहाँ पे जो कंजंक्शन हो सकता है वो ऑल्दो हो सकता है, दो हो सकता है, हाउएवर, तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो बात यह है ना कि वो हमारी मदद नहीं कर रही है, इसका रीज़न क्या है। यद्यपि हम जब इस कनेक्टर को यहाँ के बजाय जब यहाँ लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पहले रीज़न बता रहे हैं कि वो बहुत सारा पैसा है, फिर मदद नहीं करेगी। जब यहाँ पे हमको फिर भी आउटकम बताना होता है तो हम यहाँ पे रिजल्ट को कंबाइंड स्टेटमेंट जारी करने की बात करते हैं। कंडीशन हम पहले ही लगा रहे हैं, तो हम रीज़न बता रहे हैं कि ऑल्दो सी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी सी वॉन्ट हेल्प अस। तो आपको समझना है कि अपोजिट रीज़न बताने के ऑल्दो, दो, वाइल और हाउएवर का इस्तेमाल करते हैं, और अपोजिट रिजल्ट बताने के लिए बट, स्टिल, येट और नेवरदलेस का इस्तेमाल करते हैं। इससे बात क्या पता चलती है, PQRS कैसे सॉल्व होता है। PQRS ऐसे सॉल्व होता है कि अगर बट, स्टिल, येट और नेवरदलेस के साथ कोई स्टेटमेंट मिले, मान लो इसके साथ P वाला ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, इसके साथ P वाला ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, या इसके साथ P वाला ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, मतलब इसका जो स्टेटमेंट है, जो इसके अपोजिट स्टेटमेंट है, इसके जस्ट पहले आएगा। कैसे आएगा? जस्ट पहले आएगा, जस्ट पहले आएगा। जबकि अपोजिट रीजन वाले के केस में, अपोजिट रीजन वाले के केस में अगर ध्यान से देखोगे तो इसके साथ मान लो P आया है तो कॉमा लगा के आगे का स्टेटमेंट इसके बाद आएगा। इस वाले केस में इसका अपोजिट वाला जो हिस्सा है वो इसके पहले आएगा, इस वाले केस में अपोजिट वाला हिस्सा इसके बाद में आएगा। ध्यान से देखो दोनों में, ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर के बाद आपकी बात यहाँ खत्म हुई, और बाद में जो स्टेटमेंट जारी करना है, स्टेटमेंट आप बाद में जारी कर रहे हो। बट इस वाले केस में क्या है, आप पेयर बना सकते हो, स्टेटमेंट इधर पे है और जो है का आउटकम इधर पे है। तो इन कंजंक्शन के साथ बट, स्टिल, येट और नेवरदलेस के साथ ये मिड में आते हैं। इनके साथ दोनों स्टेटमेंट जो अपोजिट है उनको आप पेयर में डाल सकते हो, और ये वाला जो सेट ऑफ रूल है ना, ये एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आती है, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, माई पार्सला वॉज पेइंग हिम वेल, डैश ही लेफ्ट इट, ही लेफ्ट इट। माई पार्सला उसे अच्छे तरीके से पे कर रही थी, फिर भी उसने छोड़ दिया, तो बट ही लेफ्ट इट। क्या कर सकते हो, बट ही लेफ्ट इट। अब मान लो बट ही लेफ्ट इट है, बट के साथ आपको ये P ऑप्शन में मिल गया, और ये ऑपोजिट अगर आपके पास Q है, Q वाले ऑप्शन में है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि Q और P जो है पेयर बनेगा, Q और P जो है पेयर बनेगा जब हम कंजंक्शन पैराजंबल सॉल्व करते हैं कंजंक्शन अप्रोच के माध्यम से। तो ये वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चौथा एग्जाम्पल देखो, योर डॉग बिट माई डॉटर डैश डैश आई लाइक इट। आई लाइक इट की जगह यहाँ पे होना चाहिए आई किल्ड इट, आई किल्ड इट, आई किल्ड इट। योर डॉटर बिट माई योर डॉग बिट माई डॉटर, तुम्हारे कुत्ते ने मेरे बच्चे को काट लिया, आई किल्ड इट, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब क्या है कि इसका क्या बता रहे हो आप, इसका रिजल्ट ही बता रहे हो, इसका रिजल्ट बता रहे हो, ना कि अपोजिट रिजल्ट बता रहे हो, इसका डायरेक्ट रिजल्ट बता रहे हो। तो आप सो का इस्तेमाल कर सकते हो, हेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, देयर का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स बाई का। अगर आप देखो तो चार के चारों चीज़ें फिट बैठ जाएगी। योर डॉग बिट माई डॉटर सो आई किल्ड इट, योर डॉटर बिट माई हेंस आई किल्ड इट, योर डॉटर बिट माई डॉटर देयरफॉर आई किल्ड इट, और योर डॉटर बिट माई डॉटर दैट्स वाई आई किल्ड इट। इनमें से किसी का इस्तेमाल करके आप रिजल्ट बता सकते हो। चार के चारों कंजंक्शन यहाँ पे सुटेबली फिट बैठ जाएंगे, यहाँ पे चारों जो है आपके कंजंक्शन सुटेबली फिट बैठ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पांचवें एग्जाम्पल की, डैश डैश डैश, सी डज नॉट कम ऑन द टाइम द टीचर ऑफन स्कोल्ड हर। सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर ऑफन स्कोल्ड हर। वो देखो स्कूल टाइम से नहीं आती है और टीचर हमेशा उसको स्कोल्ड करते रहते हैं। तो रीजन, उस टीचर के स्कोल्ड करने का रीजन बताना है, अपोजिट रीजन नहीं बताना है, सीधा सीधा रीजन बताना है। तो सीधे सीधे रीजन में क्या है, एज, बिकॉज, सिंस और फॉर का है। सिंस सी डज नॉट कम ऑन टाइम, आप सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज का भी इस्तेमाल करते हैं, एज सी डज नॉट कम ऑन टाइम्स द टीचर ऑफ एन स्कोल्ड हर। फिर छठवां देखना, सी रीच देयर लेट, सी रीच देयर लेट डैश सी हैड मिस द बस। सी रीच देयर लेट, वो उधर लेट पहुंची, सी हैड मिस द बस, सो ही मिस द बस, सो ही मिस द बस। वो उधर लेट पहुंची और उसका आउटकम क्या हो गया, वो जो है मिस कर गई, तो सो ही मिस द बस, हेंस ही मिस द बस। सी रीच देयर लेट,
और इस वजह से वो लेट पहुंची, तो यहाँ पे 1 नंबर में से नहीं भरा जाएगा, 2 नंबर में से भरा जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट बताना है। सी रीच देयर लेट और हेंस सी हैड मिस द बस, इसलिए उसने जो है बस को मिस कर दिया, सो ही मिस द बस, तो यहाँ पे दूसरा नंबर आना चाहिए, हेंस और शो होना चाहिए। तो एक बात ये समझो कि 6 एग्जाम्पल से आप एक बात समझ पा रहे हो क्या, जब हमको रिजल्ट बताना हो, चाहे अपोजिट चाहे डायरेक्ट रिजल्ट बताना हो, चाहे हमें अपोजिट रिजल्ट बताना हो चाहे हमें डायरेक्ट रिजल्ट बताना हो, तो हम कंजंक्शन का इस्तेमाल मिड में करते हैं। हम क्या करते हैं, कंजंक्शन का इस्तेमाल मिड में करते हैं। जबकि अगर हमको रीज़न बताना हो तो इन एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि हम उनसे शुरू करते हैं, उन कंजंक्शन से चीज़ों की शुरुआत करते हैं, चाहे रीजन नॉर्मल रीजन हो चाहे अपोजिट रीजन हो। आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है इस बात को, इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि इस वाले एग्जाम्पल में रिजल्ट बता रहे हो, इसमें रीज़न बता रहे हो, इसमें जो है रिजल्ट बता रहे हो, इसमें रिजल्ट बता रहे हो, इसमें रीज़न बता रहे हो, इसमें रिजल्ट बता रहे हो। तो रिजल्ट वाले जो कंजंक्शन है वो मिड में डाले जा रहे हैं, जबकि जहाँ पे आपको रीज़न बताना, रीजन वाले से आप स्टार्ट कर रहे हो, रीजन वाले से आप स्टार्ट कर रहे हो। इन सब चीज़ों पे भी बहुत खास करके आपको ध्यान देना रहता है। कुछ एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो डिस्कशन चल रहा है वो और प्रोडक्टिव हो पाए और चीज़ों को आप समझ पाओ। सी हैड मिस द बस, सी रीच देयर लेट, ये वही वाला एग्जाम्पल है। सी रीच देयर ऑन टाइम, सी रीच देयर ऑन टाइम, सी हैड मिस हर बस। सी रीच देयर ऑन टाइम, वो वहाँ पे पहुँच गई, सी हैड मिस द हर बस, वहाँ पे टाइम पहुँच जाने के बावजूद भी उसने अपना बस मिस कर दिया। सी रीच देयर ऑन टाइम, सी रीच देयर ऑन टाइम, सी हैड मिस हर बस, फिर भी उसने जो है अपना बस मिस कर दिया, तो ये अपोजिट रिजल्ट है। यट सी हैड मिस हर बस, सी रीच देयर ऑन टाइम, वो वहाँ टाइम से पहुँच गई थी, फिर भी सी हैड मिस्ड हर बस, वहाँ पे पहुँची तो उसे बस को कैच कर लेना चाहिए, फिर भी वो मिस कर गई। तो यहाँ पे आप 3 की जगह चौथे में से कुछ भरेंगे आप, बट सी हैड मिस्ड हर बस, आप अपोजिट बता सकते हैं, यट सी हैड मिस्ड हर बस, तो बट की जगह यहाँ पे सूटेबल जो होगा यट सी मिस्ड हर बस, ठीक है ना। देखना, माई हस्बैंड सेंट मी फ्लावर्स, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्लावर भेजा, फॉर ही लव्स मी, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं। ही मस्ट बी अबाउट 60 वेयर एज हिज वाइफ लुक्स अबाउट 30, ही मस्ट बी अबाउट 60, ही मस्ट बी अबाउट 60, वो 60 के होंगे, वेयर एज हिज वाइफ, जबकि उसकी जो बीबी है वो 30 की है। अगर वो 60 की है तो जो बीबी है वो भी कैसी दिखाई देनी चाहिए, वो दिखाई देनी चाहिए आपकी तकरीबन 55-60 की, लेकिन 30 की होना बिल्कुल अपोजिट बात है। माई फ्रेंड्स वॉन्टेड टू गो आउटसाइड, नेवरदलेस इट इज़ रेनिंग, मेरे जो दोस्त हैं वो बाहर जाना चाहते थे, नेवरदलेस का इस्तेमाल हुआ, इट इज़ रेनिंग, और ये बारिश हो रही थी, बारिश हो रही तो कोई बाहर नहीं जा सकता है, तो अपोजिट टास्क हो गया, अपोजिट टास्क को हमने नेवरदलेस से जो है कंबाइन कर रखा है। तो जो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी वो याद रखनी पड़ेगी कि अपोजिट रिजल्ट जो बताने वाली कंजंक्शन है वो बट, स्टिल और यट और नेवरदलेस है। ऑल्दो, दो, वाइल और हाउएवर से हम रीजन बताते हैं, रिजल्ट बताने के लिए सो, हेंस, देयरफॉर, दैट्स, वाई का इस्तेमाल करते हैं, रीजन के लिए एज, बिकॉज, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो होगा सबसे ज़्यादा जो होगा वो आपके PQRS में होगा, और PQRS में जो इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शन है मैं उनके नाम ही बता दे रहा हूँ। एक तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा जो बट मिलेगा, ठीक है ना, यट मिलेगा सबसे ज़्यादा, हाउएवर का इस्तेमाल मिलेगा आपको, दो का और ऑल्दो का इस्तेमाल मिलेगा आपको, हेंस मिलेगा, देयरफॉर मिलेगा जो है, दैट्स वाई नहीं मिलेगा, दस मिलेगा, और सो मिल सकता है, बिकॉज मिलेगा आपको, बिकॉज बहुत मिलता है, सिंस, फॉर और एज का इस्तेमाल आप जब पैराजम्बल सॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाकी के जो हमने कनेक्टर्स आपको बताएं, ये कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पैराजम्बल सॉल्व कर रहे होंगे। कंजंक्शन से डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर स्पॉट द एरर की बात करें या फिर अगर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में नहीं बनते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपके एग्जामिनेशन में PQRS को सॉल्व करने में जो है वहाँ पे बहुत आपको मदद मिलेगा जो है, तो वहाँ पे ही ज़्यादा बेटर होगा। आप PQRS वाले सेक्शन में इसकी प्रैक्टिस में बहुत सारा समय बताइए, लेकिन मीनवाइल आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से कंजंक्शन है, उनका रोल क्या क्या रहता है। अब हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये ना आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, मतलब अगर कंजंक्शन से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शन से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कितने टाइप के कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं और कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते क्या हैं। ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर में आते हैं उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे पेयर्स होते हैं जिनको लेके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं और उनका करेक्ट पेयर क्या है।
इनसे 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों चारों वैरायटी के क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे, उसके टाइप पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस को एक बार गो थ्रू कर ले हम लोग। देखो, सबसे पहला कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो नीदर है, और नीदर के साथ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नॉर इस्तेमाल करते हैं। नीदर हमेशा अपने साथ नॉर लेता है, ईदर और लेता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, पेयर में आते हैं। बॉथ अपने साथ एंड लेता है, जब ये पेयर में आता है तो बॉथ अपने साथ एंड लेता है। बॉथ के अलावा एक और कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जो बिटवीन और एंड का इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन और एंड का इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन के साथ हम हमेशा एंड का इस्तेमाल करते हैं, बॉथ के साथ हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। टू के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, एज के साथ हम एज का इस्तेमाल करते हैं, सो के साथ हम एज का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो पेयर है वो हम लोगों ने एग्जैक्टिव के चैप्टर में पढ़ा था। पॉजिटिव डिग्री के एग्जैक्टिव का जब हम इस्तेमाल कर रहे थे कंपैरेटिव पर्पस से, तब हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे, और जिसमें हमने आपको बताया था कि इक्वल कंपैरिजन जब हम करते हैं, इक्वल कंपैरिजन करते हैं, तब हम एज या फिर सो एज का इस्तेमाल करते हैं। हम सो दैट का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट एक्चुअली टू ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। मतलब आप चाहे टू करके सेंटेंस को फ्रेम कर लो, चाहे सो दैट लगा के सेंटेंस को फ्रेम कर लो। हम लोग जब 11th क्लास में थे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ाया जाता था, जिसमें बताया जाता था कि हम कैसे टू वाले सेंटेंसेस को सो दैट में बदल सकते हैं और सो दैट वाले सेंटेंसेस को टू से हम बना सकते हैं। तो वो एक केस है जो आज हम स्टडी करेंगे। वेदर अपने साथ और लेता है, दो अपने साथ यट लेता है। इसके साथ आपको एग्ज़ाम में बट देखने को मिलेगा, तो आपको याद रहना चाहिए, दो के साथ यट का इस्तेमाल करते हैं, वेदर के साथ हम और का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में, इफ़ के साथ और लग के आएगा, तो ध्यान से याद रखिए, इफ़ अपने साथ और नहीं लेता है, वेदर अपने साथ और लेता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो है नो सूनर। नो सूनर के साथ देन इस्तेमाल होता है, इसके साथ THEN इस्तेमाल नहीं होता है, और कई बार एग्जामिनेशन में इसके साथ वेन लग के आएगा तो वेन का भी इस्तेमाल नहीं होता है। जबकि स्केर्सली और हार्डली के साथ वेन का इस्तेमाल होता है, इसके साथ THAN देन का इस्तेमाल नहीं होता है, और THEN देन का इस्तेमाल नहीं होता है। नॉट ओनली अपने साथ बट ऑल्सो लेता है, नॉट ओनली अपने साथ बट ऑल्सो लेता है। एज अपने साथ कॉमा लेता है। लेस्ट अपने साथ शुड लेता है। लेस्ट अपने आप में निगेटिव होता है, इसके साथ हम नॉट का भी प्रयोग नहीं करते हैं सेंटेंस के अंदर। सच अपने साथ दैट लेता है, सच अपने साथ दैट लेता है। सच अपने साथ एज भी लेता है। सच एज और सच दैट दो इस्तेमाल होता है। सच अपने साथ दैट कब लेगा ये भी हम अभी चर्चा करेंगे, सच अपने साथ एज कब लेगा ये भी हम चर्चा करेंगे। अनटिल अनलेस के साथ हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, इससे कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, और अनटिल अनलेस के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ इसमें बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव्स हैं जिनसे एग्जामिनेशन में बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे नीदर नॉर और ईदर और, ये याद रह जाता है क्योंकि हम जब प्रोनाउन पढ़ रहे होते हैं तो प्रोनाउन में भी ईदर और नीदर का इस्तेमाल हुआ है, तो हम वहाँ पे भी पढ़ के आते हैं, तो ये तो याद रह जाता है। ये याद रखना है कि बॉथ अपने साथ एंड लेता है और बिटवीन अपने साथ एंड लेता है। बॉथ के साथ आप एग्जामिनेशन में देखोगे कि बॉथ के साथ आपका जो ऐड होके आएगा वो आएगा एज वेल एज होके आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गलत होता है। बॉथ के साथ जो इस्तेमाल करते हैं वो एंड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बिटवीन के साथ जो लग के आपके एग्जामिनेशन में आता है वो टू आता है, हमें जो है बिटवीन के साथ जो इस्तेमाल करना होता है वो एंड इस्तेमाल करना होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आगे डिटेल में सभी के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे लिखा राम एंड हिज फ्रेंड्स, या यूं कह दो बॉथ राम एंड श्याम। बहुत ये अलग जगह लिख देता हूँ मैं, बहुत राम एंड श्याम। तो बॉथ के साथ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एंड इस्तेमाल करते हैं। एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे आएगा, बहुत राम एज वेल एज श्याम। तो बॉथ के साथ एज वेल एज का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से गलत होता है। बिटवीन के साथ जो है हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई बार आप देखोगे आपके पास लिख के आएगा, मैं बिटवीन को B/W लिख देता हूँ, बिटवीन 7 PM टू 2 AM। कई बार आप देखोगे तो इस तरीके से लिख के आ जाएगा। तो बिटवीन के साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, इसके साथ भी हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्जामिनेशन में आता है।
2 और 2 से कम क्वेश्चंस आते हैं, एज एज और सो एज से एग्जेक्टिव से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट से भी जो क्वेश्चन है वो कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और वेदर के साथ जो और लगा होता है ना, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, इफ़ के साथ और लग के आ जाता है, ये पूछा जाता है। 2 के साथ एट का इस्तेमाल करते, बट का इस्तेमाल नहीं करते, ये ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर है। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, नो सूनर पे, स्केर्सली और हार्डली पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और नॉट ऑनली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे पेयर है जब कंजंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनसे बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर है। लेस के साथ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अनटिल और अनलेस के तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अनटिल अनलेस अपने आप में नेगेटिव होते हैं, इनके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओवरऑल जो अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा ऐसा है जिससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ चीज़ें हम जानते हैं जो चैप्टर के स्टार्टिंग पढ़ते हैं, वो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन फिर हमें वो सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है जिससे हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिससे आपके एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इनसे सबसे जो कॉमन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 4 तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, जो पहला टाइप बनता है क्वेश्चन 1, वो बनता है करेक्ट कोरिलेटिव्स। मतलब आपको पेयर पता होना चाहिए कि सही पेयर क्या है। एक तो गलत पेयर आपके एग्जामिनेशन में देता है। दूसरा ये होता है कि इनमें से बहुत सारे कोरिलेटिव्स अपने साथ पैरेलल स्ट्रक्चर लेते हैं। कंजंक्शन का पता है काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है दो चीज़ों को जोड़ना। तो 2 चीज़ें आप तभी जोड़ सकते हो, जैसे आम को आम के साथ जोड़ सकते हो, आम को इमली के साथ नहीं जोड़ सकते हो, फल को फल के साथ जोड़ सकते हो, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हो, नाउन को नाउन के साथ जोड़ सकते हो, प्रोनाउन को नाउन के साथ जोड़ सकते हो, प्रोनाउन को नाउन के साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रोनाउन नाउन का अल्टरनेटिव है। वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ सकते हो, एग्जेक्टिव को एग्जेक्टिव के साथ जोड़ सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और कंजंक्शन की बेसिक जो शुरुआत हुई है वो सारा का सारा डिटेल ऑलरेडी टाइप सब टाइप में डिवाइड करके आपको समझाया गया है। जो करेक्ट कोरिलेटिव्स होते हैं उसमें एक चीज़ समझना होता है कि इनके साथ जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है ना, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी सही रखना होता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है वो पैरेलल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बनता है कि दोनों पेयर के साथ आपको पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रखना होता है। तीसरा होता है कुछ जो है क्या कहते हैं कि आपके जो ये कोरिलेटिव्स होते हैं ये स्टार्टिंग में इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात करते हैं इन्वर्जन का, इसका मतलब होता है वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इन असर्टिव सेंटेंस। मतलब अगर फुल स्टॉप लगा हो उस वाले सेंटेंस में भी वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाए। चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है आपका इससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बनता है, मतलब जो आपने कंजंक्शन लगा के सब्जेक्ट फॉर्म किया है, कोरिलेटिव जो है कंजंक्शंस लगा के सब्जेक्ट फॉर्म किया है, तो सब्जेक्ट का बिहेवियर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इस वाले हिस्से की जो हम चर्चा करते हैं वो चर्चा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में करते हैं। तो उस चैप्टर को जैसे ही आप कवर करोगे ये वाला हिस्सा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक हम इन्वर्जन का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें भी बहुत सारा डिटेल में हम इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, वो भी हम पढ़ते हैं। एक चैप्टर पढ़ते हैं पैरेललिज्म, उसमें भी पैरेललिज्म के बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन कोरिलेटिव कंजंक्शन के इर्द गिर्द पैरेलल स्ट्रक्चर चेक करना होता है या इन्वर्जन चेक करना होता है, हम उसकी चर्चा यहाँ पे भी साथ में करते रहेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग एक एक चेक करते हुए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि करेक्ट कोरिलेटिव्स कैसे पहचानते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे ध्यान से देखना, सी इज एग्जाम्पल में लिखा बॉथ के साथ हमें एंड इस्तेमाल करना होता है, एंड ऑलरेडी दिया हुआ है। सी इज बॉथ ब्रिलियंट एंड इंडस्ट्रियस। यहाँ से देखना बॉथ के बाद इस्तेमाल किया गया है ब्रिलियंट जो कि एग्जेक्टिव है, इसी तरीके से एंड के बाद इस्तेमाल किया गया है इंडस्ट्रियस, ये भी एक एग्जेक्टिव है। तो ये जो ग्रामेटिकल यूनिट है, ये दोनों ग्रामेटिकल यूनिट पैरेलल है, मतलब अगर इधर एग्जेक्टिव है तो इधर भी एग्जेक्टिव है। इसी तरीके से मैं बात करूँ, आई वॉज टू बिजी, टू के साथ हमने बिजी लिया है, फिर टू के साथ टॉक लिया है। तो हम जो पेयर देख रहे हैं वो देख रहे हैं टू के साथ क्या टू इस्तेमाल हुआ है, टू के साथ टू इस्तेमाल किया गया है, कोरिलेटिव बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, सी इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो ब्रिलियंट। यहाँ पे देखो नॉट ओनली जो है अपने साथ ऑनेस्ट लिया है, बट ऑल्सो अपने साथ ब्रिलियंट लिया है। और नॉट ओनली और बट ऑल्सो करेक्ट कोरिलेटिव पेयर्स होते हैं, तो क्या है, करेक्ट कोरिलेटिव पेयर इस्तेमाल किए गए हैं।
तो सबसे पहला जो चीज़ आपको चेक करना होता है कि जो कोरिलेटिव्स हैं वो दोनों, मतलब जो पेयर्स हैं वो वही पेयर्स रखे गए हैं, उनके अलावा कोई और पेयर रख लिया गया है। जैसे मैं सबसे पहले बात बताऊँ, बॉथ के साथ जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला है वो होने वाला है एज वेल एज। इस सेंटेंस को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ, सी इज बॉथ ब्रिलियंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस, वो ब्रिलियंट भी है और इंडस्ट्रियस भी है। तो एज वेल एज का इस्तेमाल इसके साथ करना गलत है। बॉथ के साथ हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंड का इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन के साथ हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट कोरिलेटिव पेयर्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म, ठीक है ना। नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। देखो, नॉट ओनली के बाद जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपने डाला है, एक क्लॉज डाला है, ही चीटेड, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया क्या? वर्ब हो गया। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये होता है एक क्लॉज। अब उसके बाद इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है। क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। उसके बाद देखना बट ऑल्सो। बट ऑल्सो के बाद आपका क्या लिखा हुआ है? हिज पेरेंट्स लिखा हुआ है। हिज पेरेंट्स लिखा हुआ है। बट ऑल्सो के बाद हिज पेरेंट्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हिज पेरेंट्स लिखा हुआ है तो ध्यान से देखो कि बट ऑल्सो के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट यूनिट है। क्या है? ऑब्जेक्ट यूनिट है। ऑब्जेक्ट यूनिट है ना? ऑब्जेक्ट यूनिट। इसका मतलब है कि नॉट ओनली के साथ जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसी तरीके से बट ऑल्सो के साथ होना चाहिए। तो या तो बट ऑल्सो के साथ आप इस तरीके का स्ट्रक्चर डाल दो, या तो फिर जो है इसके साथ नॉट ओनली के साथ स्ट्रक्चर सही कर लो। इसके बाद कुछ बचा हुआ नहीं है तो स्ट्रक्चर में आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉट ओनली का स्ट्रक्चर अगर करेक्ट करो तो सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। कैसे कर सकते हो? अगर आप इसी को कुछ इस तरीके से लिख दो, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हिज पेरेंट्स है और यहाँ पे देखना हिज फ्रेंड्स है। तो नॉट ओनली के साथ हिज फ्रेंड्स आ गया, बट ऑल्सो के साथ भी हिज पेरेंट्स आ गया। तो ध्यान रखना है कि जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है दोनों पेयर के साथ सेम होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर बात करूं, सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे। और के बाद जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है गो और अवे, वर्ब और वर्ब का मॉडिफायर। इसी तरीके से यहां पे देखना सिट लिखा है, आइदर के बाद क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वाइटली लिखा हुआ है, एडवर्ब लिखा हुआ है। अगर हम इस आइदर को इधर शिफ्ट कर ले, अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दे, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, तो ध्यान से देखोगे कि और के बाद गो अवे है और सिट आइदर के बाद सिट क्वाइटली है। तो दोनों स्ट्रक्चर अब सिमिलर हो गया। तो ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर जो है दोनों कोरिलेटिव्स के साथ सिमिलर होना चाहिए। इसी तरीके से जरा नीचे वाला देखना, द पुअर विलेजर्स नीदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल। नीदर के साथ देखो वर्ब इस्तेमाल किया है ग्रो, और नॉर के साथ भी ईट इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सही है, जबकि ऊपर के दो स्ट्रक्चर दोनों पैरेलल नहीं थे। तो आपको पैरेललिज्म भी चेक करनी रहती है। इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन्वर्जन का है, ये पैरेललिज्म टाइप गलत है। इन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इन्वर्जन चेक करना होता है। जैसे जब ये स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हैं, जैसे हार्डली लिखा है ना, तो स्केर्सली हो गया, हार्डली हो गया। हार्डली के साथ व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आपको देखना है। तो हार्डली के साथ व्हेन का इस्तेमाल है। हार्डली आई सा हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। दूसरा है नो सूनर सी सॉ मी व्हेन ही रन अवे। तो हार्डली और नो सूनर जब ये कोरिलेटिव्स स्टार्टिंग में इस्तेमाल होते हैं तो हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, और इन्वर्जन का इस्तेमाल करने का मतलब होता है वर्ब सब्जेक्ट के वर्ब पहले आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने हार्डली लिया है, लेकिन सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट ये है, वर्ब इधर है। और ये है किसमें? ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो अगर हमको वर्ब को लाना हो, वर्ब को लाना होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब पहले लेना होगा ना। हार्डली डिड आई सा, हार्डली डिड आई सी। अब सा नहीं लगेगा, अब सी लगेगा, क्योंकि डिड के साथ V1 लगाते हैं। हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। मुश्किल से ही मैंने उसे देखा था, तब ही मैंने कार को रोक दिया। इसी तरीके से जरा इसमें देखिएगा, नो सूनर सी सॉ मी, नो सूनर सी सॉ मी, इस सब्जेक्ट को इधर ले आना पड़ेगा। तो डिड सी में,
डिड सी सी मी व्हेन ही रन अवे। जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वो भाग गई, जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वो भाग गई। यह है इन्वर्जन। तो आपको देखना होता है पैरेलल स्ट्रक्चर, आपको देखना होता है इन्वर्जन, आपको देखना होता है करेक्ट कोरिलेटिव। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो सेक्शन है जो देखना है वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में है ना, डायरेक्टली उस वाले चैप्टर में जंप करके वहाँ पे पढ़ लो। वहाँ पे बहुत सारा आपको एंड एज वेल एज से रिलेटेड बहुत सारे जो है उसमें रूल्स मिलेंगे, उस रूल्स को ध्यान से आपको पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब 1 बाई 1 इन कोरिलेटिव कंजंक्शन के इन डेप्थ चलेंगे, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो है नो सूनर, हार्डली और स्केर्सली के बीच में। लेकिन उसके पहले आप ये कुछ चीज़ें हैं जो आप टेस्ट कर सकते हो कि इसमें कोरिलेटिव सही से इस्तेमाल है कि नहीं इस्तेमाल है, और इसमें इन्वर्जन सही से इस्तेमाल है कि नहीं है, इसमें पैरेललिज्म सही से इस्तेमाल है कि नहीं इस्तेमाल है। जैसे मैं पढ़ लेता हूँ, दो सी वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड। तो दो के साथ ध्यान से देखिएगा, दो के साथ बट नहीं इस्तेमाल होता है, यट इस्तेमाल होता है। राज इज बहुत इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस, तो एज वेल एज नहीं निकालते, बहुत के साथ क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, फटाफट कर लेते हैं। द पार्ट की जगह द पार्टी होना चाहिए। द पार्टी इज बिटवीन 7 PM to 9 PM, 7 PM एंड 9 PM होता है, बिटवीन के साथ हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज नो अदर एम बट टू सक्सीड, देखो अदर के साथ देन लगाते हैं, बट नहीं लगाते हैं, अदर के साथ हम देन लगाते हैं। ही हैज नो अदर एम देन टू सक्सीड। उसके बाद है नथिंग इल्स बट एंगर रूंड हिम, तो ये याद रखिएगा, इल्स के साथ बट का ही इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, ये अपने वाले पेयर में नहीं था, लेकिन इल्स के साथ हम बट का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप में करेक्ट है। सी आस्क्ड मी इफ आई एम कमिंग और नॉट, उसने पूछा मैं आ रही हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो अगर ये और है ना और यहाँ पे इफ है, तो इफ का और के साथ यूज गलत होता है। किसका इस्तेमाल करना चाहिए, वेदर का इस्तेमाल करना चाहिए, वेदर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वेदर यहाँ पे होगा, ना कि आपका इफ होगा जो है। समझ में आई बात। अब चलो 1 बाई 1 हम इनसाइड चलते हैं, थोड़ा इन डेप्थ चलते हैं। देखो नो सूनर, हार्डली और स्केर्सली, इसके साथ 3 बातें याद रखनी हो। एक तो नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल करते हैं, THEN का अगर आ जाए कहीं यूज केस तो नहीं होता है। दूसरा, इसके साथ व्हेन अगर दे दिया जाए तो नहीं होता है। इसके साथ जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो हमेशा पास्ट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पास्ट में बनाते हैं, ना प्रेजेंट में बनाते हैं ना फ्यूचर में बनाते हैं, ठीक है। और हम हार्डली और स्केर्सली की बात करें, हार्डली और स्केर्सली की बात करें तो इसके साथ हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ हम देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, और जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है तो हमें इन्वर्जन बनाना रहता है। एग्जाम्पल देखो, नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। अब नो सूनर के साथ सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है कि THAN इसका करेक्ट कोरिलेटिव होता है। ध्यान से आगे देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा व्हेन का इस्तेमाल है, जो कि आपको बदलना होगा देन में। इसी तरीके से अगर बात करूँ हार्डली, हार्डली जैसे हम बात करते हैं तो हार्डली के साथ क्या देखना होता है, हार्डली के साथ व्हेन देखना होता है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन केम, तो देन की जगह क्या होना चाहिए, हार्डली के साथ हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, हार्डली के साथ हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, ये करेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि क्या करेक्ट कोरिलेटिव है कि नहीं है। करेक्ट कोरिलेटिव नहीं था, हमने सही कर दिया। दूसरा जो काम है वो देखना होता है क्या सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ हेड का इस्तेमाल है, यहाँ पे हेड का इस्तेमाल है, सेंटेंस पास्ट में है। अब इसके बाद तीसरा जो काम है वो देखना होता है इन्वर्जन है कि नहीं। इन्वर्जन है कि इनके बाद आपको देखना है कि इनके बाद सब्जेक्ट आया है कि वर्ब आया है। यहाँ देखो वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, यहाँ पे देखो वर्ब पहले है और सब्जेक्ट जो है बाद में है। और जब भी आप इन्वर्जन इस्तेमाल करते हो, जब आप वर्ब को सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आते हैं, मेन वर्ब पहले नहीं लेके आते, पहले हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, ना कि मेन वर्ब से बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इन्वर्जन इस्तेमाल करने के बाद भी आखिरी में फुल स्टॉप लगा हुआ होना चाहिए। तो ये 3 बातें ऐसे हैं जो नो सूनर के साथ, हार्डली के साथ, स्केर्सली के साथ आपको देखने रहते हैं। और ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, अगर हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम तुरंत पहचान भी जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखो, जिसमें देखो कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे ही मेरे पास हार्डली आया, जैसे ही पहले नो सूनर आया, नो सूनर आया, तो मुझे ये पता होना चाहिए इसके साथ जो पेयर आता है वो देन आएगा, इसके साथ जो पेयर आता है वो देन आएगा, इसके साथ जो पेयर आता है वो वेन आएगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में यही चेक करेंगे, हार्डली आई सॉ हिम व्हेन, मतलब ये पेयर सही है। नो सूनर सी सॉ मी व्हेन, तो व्हेन की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, नो सूनर के साथ देन लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखो नो सूनर द थीफ हैड सीन द पुलिस देन, ये THEN नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, THAN होना चाहिए। एक बात तो हमने देख ली, क्या सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ पे हेड है पास्ट में, यहाँ पे सॉ पास्ट में, यहाँ पे सॉ पास्ट में है। तीसरा है इन्वर्जन इस्तेमाल है कि नहीं, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट पहले आया है और वर्ब बाद में आया है, तो वर्ब को पहले करना पड़ेगा। अब जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड,
तो डिड के साथ डिड आई सी हिम, डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार, व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। नो सूनर के साथ सी सॉ लिखा हुआ है, तो यहां पे फिर से डिड लेना पड़ेगा, डिड सी मी, देन ही रन अवे। नो सूनर डिड सी मी देन ही रन अवे, ही रन अवे नहीं होना चाहिए, बेसिकली सी के टर्म में हो रहा है तो यहाँ पे सी होना चाहिए जो है, क्योंकि हम चर्चा सी की कर रहे हैं तो सी वही भागेगी, जैसे वो मुझे देखेगी वही भागेगी, ही नहीं भागेगा, तो यहाँ पे ये भी कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये कंजंक्शन से रिलेटेड नहीं था, वो टाइपो एरर है। फिर थर्ड है नो सूनर द थीफ हैड सीन। अब यहाँ पे देखो थीफ पहले आ गया है, हैड बाद में आया है, तो हैड पहले आना चाहिए, द थीफ उसके बाद आना चाहिए, इन्वर्जन बनाना चाहिए आपको। कैसा इन्वर्जन, फिर सीन। ये देखो क्या है, पास्ट परफेक्ट में था, ये दोनों सेंटेंस क्या थे, पास्ट इंडेफिनिट में थे, तो इनके साथ जो आपके सेंटेंस होने चाहिए वो पास्ट में होना चाहिए, वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट परफेक्ट में हो। कहने का मतलब था कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में होना चाहिए, और जब ये स्टार्टिंग में इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ इन्वर्जन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल करते हैं, स्केसली और हार्डली के साथ व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, और स्केसली हार्डली अपने आप में निगेटिव होता है, इनके साथ जिस क्लॉज में ये होते हैं उनके साथ आपको क्या करना होता है, निगेटिव नो और नॉट नहीं इस्तेमाल करना होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना होता है, इसके पहले इस पर बहुत सारा चर्चा और डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद आती है कि द सेम के साथ हम एज का भी इस्तेमाल करते हैं, द सेम के साथ दैट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो द सेम के साथ हम दैट तब इस्तेमाल करते हैं जब दैट के बाद वर्ब हो, या जब सेंटेंस में वर्ब प्रेजेंट हो। जब वर्ब सेंटेंस में प्रेजेंट हो तो दैट का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब अगर एब्सेंट हो तो हम एज का इस्तेमाल करते हैं। अब इस बात को, ये सेंटेंसेस हैं आपके पास 5, इन सेंटेंसेस में देखना है कहाँ दैट इस्तेमाल होगा, कहाँ एज इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक दैट एज आई वांटेड। तो दैट या फिर एज जो लगाना होता है ना, इसके बाद हमको देखना होता है वर्ब प्रेजेंट है कि नहीं। तो दिस इज द सेम बुक दैट एज आई वांटेड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो वर्ब क्या है, गिवन है, वर्ब गिवन है। ही इज द सेम गाय दैट एज मेट स्टरडे। अब यहां पे मेट लिखा हुआ है, दैट या एज के बाद, ये भी क्या है आपका वर्ब है। दिस इज द सेम बुक एज दैट माइन, यहां पे क्या है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, मतलब यहां पे वर्ब नहीं है, यहां पे वर्ब नहीं है, ये है प्रोनाउन, वर्ब यहां पे नहीं है। सेंटेंस नंबर 3 में। चौथा देख रहा, दिस बुक इज द सेम दैट एज यू बॉट मी। बॉट यहां पे बाद में देखना, ये जो लगाना होता है दैट और एज, उसके बाद वाले हिस्से में देखते हैं, उसके बाद वाले हिस्से में अगर वर्ब प्रेजेंट है या वर्ब एब्सेंट है, तो वर्ब यहां पे क्या है, प्रेजेंट है। फिर 5वां देखना, दिस बाइक इज द सेम एज दैट माइन। यहां पे माइन दिया हुआ है, ये क्या है, ये प्रोनाउन दिया हुआ है। अब हमने चर्चा ये की कि अगर वर्ब प्रेजेंट है तो दैट का इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल होगा, अगर प्रेजेंट है तो दैट का इस्तेमाल होगा, एज का नहीं होगा। अगर वर्ब प्रेजेंट है तो दैट का इस्तेमाल होगा, एज का नहीं होगा। अगर वर्ब एब्सेंट है तो एज का इस्तेमाल होगा, दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट है, दैट का इस्तेमाल करेंगे, एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो है वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो हम एज का इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इस हिस्से में जब वर्ब प्रेजेंट होता है तो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो दैट का इस्तेमाल करते हैं। इस हिस्से में अगर वर्ब प्रेजेंट नहीं होता है तो हम एज का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है। द सेम के साथ दैट का इस्तेमाल कब करते हैं, द सेम के साथ एज का इस्तेमाल कब करते हैं, तब करते हैं दैट का इस्तेमाल जब वर्ब प्रेजेंट हो, जब वर्ब एब्सेंट हो तो हम एज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटा सा रूल था यार, मतलब ये बहुत ऐसे ही देख के ही पता चल जाता है, याद भी हो जाता है। देखो सो दैट और टू का इस्तेमाल जो होता है, ये हम एक तरीके के सेंटेंस को जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे टाइप में। तो टू से जिस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, सो दैट से भी सेम तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा है, ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट स्मोक। इसको हम टू में भी बना सकते हैं, ही इज सो की जगह बदलते हैं टू यंग टू स्मोक। अब इस सेंटेंस को क्या हो गया, ये थोड़ा बड़ा था, इसको टू से हमने क्या किया, छोटा कर लिया। तो हम क्या करते हैं, जो पहला वाला पार्ट होता है उसमें जहां सो लगाता है वहां पे हम टू रख देते हैं। बाद वाले हिस्से में जैसे दैट ही कैन नॉट, इतना हिस्सा लगा हुआ, इसकी जगह हमने सिर्फ सिंपली क्या रख दिया, टू रख दिया। टू रख के सिर्फ हमने स्मोक रख दिया। ही इज टू यंग टू स्मोक, वो इतना ज्यादा यंग है कि वो स्मोक नहीं कर सकता, मतलब वो उसकी उम्र छोटी है, स्मोक करने की उम्र नहीं है।
ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। इसी को कन्वर्ट करना है तो इस हिस्से को आप क्या करोगे, आप इस हिस्से को ऐसे लिखोगे, ही इज टू टायर्ड और फिर पूरा हटाओगे टू वॉक, बाद वाला वर्ब टू के साथ खाली ऐड कर देते हो। इसी तरीके से इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इट इज टू हॉट टू गो आउट। चौथा है सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, सी इज टू वीक टू वॉक। तो सो दैट और टू एक दूसरे के अल्टरनेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, और क्वेश्चन जो आते हैं वो बाकी हिस्सों से, जिन हिस्सों से मैं बता रहा हूँ उन हिस्सों से आते हैं, पर आपकी जानकारी में थोड़ी होनी चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है ना। एक इससे क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है, एक तो इफ और व्हेन आएगा, ठीक है ना। इफ और व्हेन के साथ अगर सेंटेंस के अंदर आपको देन देखने को मिल जाए तो सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। सिंस एज बिकॉज ये रीजन बनाने के लिए आते हैं, और सो और देयरफॉर भी रीजन बताने के लिए आते हैं। तो सिंस एज और बिकॉज का अगर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल है तो उसके साथ सो और देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी जगह हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, जब मैं आऊँगा तब मैं तुमसे मिलूंगा, जब मैं आऊँगा तब मैं तुमसे मिलूंगा। तो ये जो व्हेन है ना, व्हेन के साथ हम देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कुछ ऐसे कहते हैं, व्हेन आई कम कॉमा लगाते हैं, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, इफ आई कम आई विल मीट यू। तो इफ और व्हेन के साथ देन का इस्तेमाल, THEN देन का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से सिंस एज बिकॉज के साथ सो देयरफॉर इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सिंस राम वॉज इल, सिंस राम वॉज विल सो ही कुड नॉट कम। तो सिंस के साथ हम सो का इस्तेमाल नहीं करते, सिंस के साथ हम देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और सिंस के अलावा अगर आपका जो है एज भी इस्तेमाल किया हो, बिकॉज भी इस्तेमाल किया हो, उसके साथ भी नहीं करते हैं। अच्छा, आपने सो एज का तो इस्तेमाल किया है, लेकिन एज सो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एज सो का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ वही बात तो हो रही कि एज के साथ ना ही सो का इस्तेमाल करते हैं, एज के साथ हम देयरफॉर का भी इस्तेमाल नहीं करते। तो छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो चीज़ है जो आपको पढ़ना है, जो याद रखना है, वो याद रखना है अनटिल और अनलेस। अनटिल क्या होता है, ये टाइम ओरिएंटेड होता है। अनलेस जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। अनटिल टाइम ओरिएंटेड होता है और अनलेस जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। ये दोनों कंडीशन ही लगाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं और कंडीशन ही लगाते हैं। तो इसके साथ एक दो बातें याद रखनी होती है दोनों के साथ। इनके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इनके साथ एक और चीज़ नहीं करते हैं हम नॉट के अलावा, विल और सैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिस क्लॉज में होते हैं। ये विल और सैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिस क्लॉज में ये होते हैं। जैसे देखना, until the light turns red no one will stop, until the light turns red no one will stop, unless you work hard you would not succeed, unless you work hard you will not succeed। ये will not होता है यार, will not का शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, want लिखते हैं, और would not का बहुत कंफ्यूजन होता है। would not का शॉर्ट फॉर्म होता है wouldn't होता है, विल नॉट का वांट होता है, वुड नॉट का वुडंट होता है। ये एब्रीवेटेड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे, हमने इसमें अनटिल लगाया, इसमें अनलेस लगाया। अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, जब तक जो लाइट है वो लाल नहीं हो जाती तब तक कोई रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है ना, ये अनटिल किस लिए आया है, टाइम बताने के लिए आया है। उस समय तक जब तक लाइट नहीं हो जाती लाल तब तक कोई जो है रुकेगा नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम काम नहीं करोगे, ये एक्शन ओरिएंटेड है कि तुम एक एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे तब तक तुम क्या है, तुम सफल नहीं होगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में इस्तेमाल करना हो तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में अनटिल का इस्तेमाल करते हैं, और एक्शन के रिस्पेक्ट में हम अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। दोनों जो है वो कंडीशन बताने के लिए सेंटेंस के अंदर डाले जाते हैं। अनटिल और टिल, अनटिल और टिल दो होती है, दोनों को एक दूसरे के इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि टिल का इस्तेमाल हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं करते। टिल भी टाइम बताने के लिए आता है, टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाती है तब तक जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो टिल का इस्तेमाल यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड। टिल का इस्तेमाल हम मिड में करते हैं, स्टार्ट में करना हो तो हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं, टिल का इस्तेमाल हम स्टार्टिंग में नहीं करते। जो टिल है ना,
ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए आता है और ये टाइम ही दर्शाता है। मिड में हम टिल का इस्तेमाल करते हैं और स्टार्टिंग में हम टिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो टिल समय बताने के लिए आता है, अनटिल समय बताने के लिए आता है, अनलेस कंडीशन बताने के लिए आपके सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। ये वाली जो बात मैं चर्चा कर रहा था कि अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, इसके साथ विल, शैल और वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिस क्लॉज में होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन। तो अनटिल जिस क्लॉज में आया है, अनटिल इस क्लॉज में आया है, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन, अनलेस इस क्लॉज में आया है। यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है, इसके साथ विल का इस्तेमाल नहीं करते, शैल का इस्तेमाल नहीं करते, वुड का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे विल का इस्तेमाल है, यहाँ पे विल का इस्तेमाल है। और इसके साथ हम उसी क्लॉज में नॉट का भी इस्तेमाल नहीं करते। तो मतलब दोनों सेंटेंस गलत है, दोनों तरीके के एरर है। इस सेंटेंस को करेक्ट करोगे तो सेंटेंस कैसे करेक्ट करके लिख सकते हो? सेंटेंस कुछ ऐसे करेक्ट करके लिख सकते हो, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट। तो विल नॉट की जगह आपको क्या लगना है? गेट्स लगाना पड़ेगा। विल भी सही नहीं है और नॉट भी सही नहीं है, तो अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। इट विल नॉट रन, आगे का हिस्सा ऐसे जोड़ दो, इट विल नॉट रन। इसी तरीके से अगर मैं इस सेंटेंस को करेक्ट करूं, इस सेंटेंस को करेक्ट करूं, नीचे वाले सेंटेंस को करेक्ट करूं, तो नीचे वाले सेंटेंस को कैसे करेक्ट सकते हो? आपको क्या करना होगा? आपको अनलेस का इस्तेमाल करना होगा। अनलेस द गवर्नमेंट, अब विल नॉट की जगह विल को हटाना, नॉट को हटाना है। अब गवर्नमेंट सिंगुलर है तो क्या लोगे आप? टेक्स एक्शन, करप्शन विल नॉट स्टॉप, करप्शन विल नॉट स्टॉप। कंडीशनल चैप्टर में एक बात आप पढ़ोगे कि सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे इस वाले हिस्से में सिंपल फ्यूचर है, इस वाले हिस्से में सिंपल फ्यूचर है, और इस वाले हिस्से में हमने जो दोनों सेंटेंसेस बनाए हैं, चाहे ये वाला सेंटेंस हो चाहे ये वाला, ये सिंपल प्रेजेंट में ये भी है, सिंपल प्रेजेंट में ये भी है। देख रहे हो ना, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की SEIS फॉर्म ली गई है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। इसी तरीके से ये भी आपका जो गवर्नमेंट है सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो सिंपल प्रेजेंट और उसका सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बनाया गया। कंडीशनल चैप्टर में और डिटेल में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अनटिल अनलेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, और यही सेम चीज आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी पढ़ाई जाती है, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी पढ़ाई जाती है। इसके बाद आगे चलेंगे, एक और पेयर है जिसको आपको ध्यान से याद रखना होता है। डाउट और डाउटफुल के साथ, डाउट और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं अगर सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, और डाउट और डाउटफुल के साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं अगर हम सेंटेंस अफर्मेटिव बना रहे हो। जैसे एग्जाम्पल है, he doubts that if she will help me, he doubts that if she will help me। तो हम यहाँ पे that लगाएंगे या if लगाएंगे, डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस ध्यान से देखो, क्या ये नेगेटिव है? नहीं है। क्या ये इंट्रोगेटिव है? नहीं है। मतलब क्या है? ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल करते हैं, इफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि ध्यान से देखना, आई हैव नो डाउट दैट इफ वेदर ही विल चीट मी, आई हैव नो डाउट दैट इफ वेदर ही विल चीट मी। यहाँ पे नो का इस्तेमाल हो गया, मतलब निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में हम या तो इफ का इस्तेमाल करें या तो वेदर का इस्तेमाल करें, हम दैट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, अगर हम डाउट का इस्तेमाल कर रहे हैं या डाउटफुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो इनके साथ हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटा सा रूल है जो एक बार एग्जामिनेशन में आपके आ गया था। इसके बाद जो याद रखना है हमको, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेयर को लेके, नीदर अपने साथ नॉर लेता है, ईदर अपने साथ और लेता है। नीदर नॉर जब इस्तेमाल करते हैं तो हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईदर और भी हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये निगेटिव सेंस में नीदर नॉर इस्तेमाल करते हैं, ईदर और पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीदर राम नॉर उज्ज्वल हैज़ कम, हैज़ राम और हिज फ्रेंड्स कम, हैज़ राम और हिज फ्रेंड्स कम। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड भी एक रूल होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड ये रूल होता है, जो वर्ब होता है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से मूव करता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से मूव करता है। जैसे नीदर राम नॉर उज्ज्वल हैज़ कम, ये हैज़ है, हैज़ उज्ज्वल के हिसाब से मूव करेगा। अब यहाँ पे हैज़ राम और
हिज फ्रेंड्स कम। यहाँ पे देखो जो हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है किसके पास है, राम के पास, राम के करीब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो ये राम के हिसाब से मूव कर रहा है, ना कि हिज फ्रेंड्स के हिसाब से मूव कर रहा है, क्योंकि राम इसमें सिंगुलर है और ये है प्लूरल, ये है प्लूरल। इसमें तो राम भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, किसी के हिसाब से मूव कराओगे तो वो भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन इस वाले केस में क्या है ना, इसमें राम सिंगुलर है, हिज फ्रेंड जो है प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब किसके साथ है, राम के साथ है। तो राम कैसा है, राम आपका सिंगुलर है तो हैज़ का इस्तेमाल अपने आप में सही है। तो ये भी चीज़ है जो आपके एग्जामिनेशन में जज की जाती है। और दूसरी चीज़ है कि ये पेयर में आते हैं, और पेयर में जब आते हैं तो दो चीज़ के बीच में अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं, दो चीज़ के बीच में अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं। इनसे रिलेटेड हम लोगों ने प्रोनाउन में भी बहुत सारा रूल पढ़ रखा था। एक सबसे जो कॉमन चीज़ होती है वो हमको बस ये पता होना है कि जब हम नीदर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और नॉन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, देखो नीदर के साथ नॉर का इस्तेमाल करते हैं, ईदर के साथ और का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नीदर के साथ ऑफ इस्तेमाल करते हैं। इस सेंस में नीदर ऑफ इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं दो के लिए। जब दो में से हमको चुनाव करना हो, दो बकेट है मान लो, दो बंदे हैं, दो में से मुझे किसी एक का चुनाव करना है और निगेटिव चुनाव करना है कि ना तो ये बंदा सफल होगा ना तो ये सफल होना, तो नाइदर ऑफ द टू बोलेंगे, नाइदर ऑफ द टू विल बिकम सक्सेसफुल, कि उनमें से कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा है तो हम नन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, नन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव सेंस में चुनाव करना है तो दो के लिए हम ईदर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए हम वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने 4 एग्जाम्पल हैं, चारों में आपको समझना है इनके यूज केस। जैसे लिखा ना ईदर के बाद ऑफ लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ईदर ऑफ द 2 बॉयज। लेकिन यहाँ स्पेशली मेंशन हो कि हम दो लोगों की बात कर रहे हैं। जब दो लोगों की बात करेंगे तो हम ईदर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ईदर ऑफ द 2 बॉयज हैज गॉन टू कानपुर, मतलब दोनों में से कोई एक बंदा है जो कानपुर गया है। वन ऑफ द स्टूडेंट इज स्टडिंग इन दिस कोचिंग। अब वन ऑफ के बाद हम जब दो से ज़्यादा, क्लियर पिक्चर नहीं है, दो है, लेकिन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप छांट रहे हो एक बकेट में से तो एक से ज़्यादा हमेशा प्लूरल होता है। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स लिया है, हमने यहाँ पे दो डिफाइन नहीं किया है। दो डिफाइन नहीं किया इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं दो से ज़्यादा है, और दो से अगर ज़्यादा है तो हम वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। नन ऑफ हिज 4 सन्स। अब जैसे 4 सन्स है, अगर हम यहीं पे 2 सन्स लिख दें, क्या लिख दें, 2 सन्स लिख दें, तो नन की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नीदर इस्तेमाल करेंगे। दो से ज़्यादा होगा तो हम नन का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स है, क्या सही है, नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि ईदर ऑफ द स्टूडेंट लिखा है योर क्लास ना, तो ये अपने आप में मतलब ऐसा हो गया कि आपने डिफाइन कर दिया 2 स्टूडेंट, तो इसलिए मेंशन करना पड़ेगा ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो अगर ये बकेट मेंशन नहीं है कि 2 है तो आप इधर का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप किसका इस्तेमाल करते हो, वन ऑफ का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, वन ऑफ का। तो आपको ध्यान रखना है कि नीदर ऑफ का इस्तेमाल 2 के लिए करते हैं, नन ऑफ का 2 से ज़्यादा के लिए नेगेटिव सेंस में, ईदर ऑफ का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में 2 के लिए करते हैं, और वन ऑफ का इस्तेमाल 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो ये चारों बातें आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, जिससे जो है आप एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सको। और इन सब के बाद नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, इन सब के बाद क्या है, प्लूरल नाउन आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और प्लूरल नाउन आने के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पूरा पार्ट अलग से कवर किया जाता है। समझ में आई बात। इसके बाद छोटी छोटी कुछ चीज़ें और हैं जो आपको आने वाले सब्सिक्वेंट चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक तो मिसलेनियस जो सेक्शन है जिसमें और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सो और एज का इस्तेमाल, एज और एज का इस्तेमाल। तो एज और एज का इस्तेमाल आपको बताया गया था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, सो एज का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में किए जाते हैं। अब इसका डिटेल अगर पढ़ना हो तो एक बार एग्जेक्टिव वाला चैप्टर दोबारा जाके पढ़ लो, वहाँ पे पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे वापस इसे पढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल है जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो पॉज करके, और अदरवाइज एग्जेक्टिव का जो चैप्टर है वो एक बार और पढ़ लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। एक और इसी में सेक्शन था, जिस सेक्शन में है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जंप करने से पहले और बता दूं, देखो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कंजंक्शन बहुत इस्तेमाल होते हैं। 4 तरीके के कंडीशनल होते हैं, तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का चैप्टर एक बार और जाना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर एक बार और जाना पड़ेगा, उसमें कंजंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, वो पूरा चैप्टर ही कंजंक्शन पे बेस्ड है। ये एक चैप्टर और है, आप लोग जो है इस कंडीशनल सेंटेंसेस के चैप्टर को और अच्छे से पढ़ लीजिए, तो कंजंक्शन का जो थोड़ा बहुत यूज केस है जो इसमें इस्तेमाल होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो भी अच्छे से वहाँ पे आप समझ जाएंगे।
आई होप कंजंक्शन का चैप्टर और जो कंसेप्ट का चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।